आप सभी को नमस्कार। मित्रों, बनारस के बाद हम लोग इन दिनों पटना में हैं और यहीं से रचना पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आप हमारे साथ फ्रेम में जिन्हें देख रहे हैं, संजय कुमार कुंदन जी, गजलकार नर्स, हार्दिक स्वागत संजय जी। और अगर इस तरफ चलें तो हमारे बीच मुकेश प्रत्युष जी हैं। स्वागत है मुकेश जी। कवि मुकेश जी, और इन दिनों आत्मकथा भी लिख रहे हैं। और थोड़ा हम लोग और बढ़ाते हैं, कृष्ण समृद्ध जी कविताएं लिखते हैं और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, फिल्मों में रुचि है। और इधर हम सभी के युवा प्रिय और युवा साथी अंचित हैं, इनसे भी कविताएं सुनेंगे। और थोड़ा इस तरफ चलते हैं, राजेश कमल जी, और इधर हमारे मित्र साईं प्रतीक जी हैं, साईं प्रतीक जी। और मित्रों, हम लोग मुकेश प्रत्युष जी के यहाँ ही जमा हुए हैं और इस अनौपचारिक गोष्ठी को यहीं से आरंभ किया जा रहा है। इस तरफ हमारे बीच कथाकार कमलेश जी हैं और इधर कवि कथाकार विचारक शिवदयाल जी हैं, संपादक। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हम लोग कहानी सुनेंगे और कविताएं सुनेंगे, गजल और नज्म भी सुनेंगे। मगर सर्वप्रथम कमलेश जी के पास चलते हैं और इनकी एक पुरानी कहानी सुनते हैं। पुरानी तो नहीं है, कहानी की पृष्ठभूमि पुरानी है। कहानी हाल ही में आई थी, एक आध वर्ष पहले, वागर्थ में। और यह कहानी 21वीं सदी की 21 कहानियां, जो एक संचयन है एनबीटी का, उसमें संकलित है। तो सीधे हम कमलेश जी को सुनते हैं और इस कहानी के बाबत भी कुछ अपनी बात रखेंगे कमलेश जी। एक बिल्कुल इनके ही परिवेश की एक जीवंत किरदार है, उन्हीं को लेकर इन्होंने यह कहानी रची है। तो उस पर बात करते हुए कमलेश जी से इस कहानी को सुनेंगे। शिव मूर्ति जी भी यह बात अपनी कई कहानियों को लेकर करते हैं कि किस तरह उनके यहाँ भी कई जीवंत पात्र हैं और साफ साफ वे उनका परिचय भी कराते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी जो है कमलेश जी की, फूलबासो है। तो इसको हम सुनते हैं। मगर जिस इलाके से कमलेश जी आते हैं, उसी इलाके की जो यह एक जीवंत किरदार है फूलबासो, उसको लेकर थोड़ा बताएंगे और कैसे कहानी में कुछ और चीजें जोड़ पाते हैं या कोई भी लेखक जोड़ता है, इसको लेकर भी थोड़ी बात करेंगे। फिर इस कहानी को सुनेंगे। आदरणीय कमलेश जी, स्वागत। ये कहानी तकरीबन 1 साल पहले वागर्थ में छपी। उसके बाद एनबीटी ने जो 21वीं सदी की 21 कहानियां एक संकलन उसने छापा, उसमें शामिल किया। ये कहानी मूलतः बक्सर के एक युवती की प्रेम कथा है। फुलबासु नाम है उसका, वो अभी भी जीवित है, अब तो बूढ़ी हो गई है। ये तकरीबन 30-35 साल पुरानी प्रेम कथा है। फुलबासु दलित टोले की एक लड़की है और उसे एक मुस्लिम युवक से प्रेम होता है और दोनों फिर भागते हैं। डुमरांव के रहने वाले हैं वो दोनों, और भाग के वो बक्सर आते हैं और बक्सर में अपना जीवन यापन करते हैं। और आपको पता है, जैसे राजस्थान में रुदाली होती है, महिलाओं का दल रोने जाता है, वैसे पूर्वांचल के कई गांवों में गीत गवनियों का दल होता है। गीत गवनी कही जाती है वो लोग। तो वो लोग जो जैसे वो शोक के माहौल में वो लोग रोने जाती हैं, गीत गवनियाँ खुशी के माहौल में जाती हैं और वो गीत गाने जाती हैं। छठी में बच्चे की, सतैसा में, और शादियों में भी बच्चे के जन्म होने पर शादी में वो गीत गाने जाती हैं। उन्हें गीत गवनी कहा जाता है वहाँ पे। तो उसी के दल में वो शामिल हो जाती है और फिर उसे किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और अंत में जब संघर्ष चरम पर पहुंचता है तो पति भी साथ छोड़कर भागता है, लेकिन वो लड़ती है और अंततः उसका पति वापस लौटता है जब संघर्ष में वो लोग जीतते हैं। तो ये कहानी मूलतः प्रेम कथा है, लेकिन प्रेम कथा के साथ एक स्त्री का संघर्ष भी इसमें शामिल है। तो मैं कहानी पढ़ता हूँ। फुलबासु। स्वागत। फुलबासु का मतलब जानती हो? लगा कहीं रात की रानी महकी हो। एकदम मध्यम सी आवाज, सरसराती हुई,
कानों के ठीक नीचे और गर्दन के बगल से आवाज के साथ साथ गर्म सांस वाली हवा एकदम गर्दन के बगल से होकर सीने तक आई और पूरी देह गनगना गई। फुलबासों की आंखें बंद हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और शरीर का जी आप पढ़ें। जी जी उसने अपना चेहरा ऊपर किया और शरीर का सारा बल अपने दाहिने पांव के अंगूठे पर डाल दिया। अंगूठे का नाखून मिट्टी में धंसा और खुरपी की तरह वहां की मिट्टी खोदने लगा। फिर धीरे से कहा, ऊहू। हाकिम ने फिर अपना चेहरा ऊपर किया और फूलबासों के बालों में अपनी नाक घुसा ली। फिर धीरे से कहा, फूलों में बसने वाली फूलबासो, फूल की तरह गमकने वाली, इसीलिए तो इतनी कोमल हो, एकदम फूल की तरह। कहते हुए उसके गर्दन में सटा दी अपनी दाढ़ी और फूलबासों को लगा किसी ने वहां मोरपंखी रख दी हो। कांपती फूलबासों ने जोर से हाकिम के हाथ पकड़े, इतनी जोर से कि उसके हाथों के नाखून हाकिम की कलाइयों में धंस गए। हाकिम झटके से अलग हो गया। साली फूल के साथ कांटे भी रखती है। फूलबासों ने पलट कर देखा। चार खाने वाली लुंगी और गंजी के साथ हाकिम ने माथे पर ईदी टोपी भी डाल रखी थी। उसकी नजर हाकिम के हाथ में पकड़े चाबुक पर गई और उसे जैसे कुछ याद आया। वह पहले मुस्कुराई, हंसी और इसके बाद जोरों का कहा लगाया। हाकिम ने चौंक कर उसे देखा। इतनी जोर से हंस क्यों रही है रे? फूलबासो उसके पास आई और ऐसे सटी जैसे उसमें समा जाएगी। उसने धीरे से कहा, तू तो कहता है कि मैं फूलों में बसने वाली हूं, लेकिन तुझे पता है मोहल्ले वाले मुझे क्या कहते हैं? क्या? हाकिम ने हैरत से उसका चेहरा देखा। घोड़ा वाली, कहकर फिर जोर जोर से हंसने लगी फूलबासो। इस बार उसके साथ हाकिम के भी कहे गूंज रहे थे। हंसते हंसते उसने फूलबासो की ठोड़ी पकड़ी और धीरे से कहा, ठीक ही तो कहते हैं, घोड़ा ही तो हूं मैं। धत, वे तुमको लेकर ऐसा थोड़े कहते हैं। ये तो उस घोड़े के कारण कहते हैं जिसे तुम एक्के में जोतते हो। तुम घोड़ा वाला और मैं घोड़ा वाली। यह कहते हुए फूलबासु उसे चिपक गई। हाकिम ने धीरे से कहा, ताली जब लड़ती है तो जैसे नट्टिन बन जाती है और जब सटती है तो चुंबक भी फेल हो जाता है। 3 महीने हुए जब हाकिम और फुलबासो डुमरांव से भागकर बक्सर पहुंचे थे। 26-27 साल का हाकिम तो 22-23 साल की फुलबासो। हाकिम तो बस नाम का हाकिम था। छरहरा जवान, सांवला रंग, भरी हुई मूछ और कंधे तक झूलते लंबे बाल। जब फुलबासो नहीं मिली थी तो पूरा दिन उड़ता रहता था। काम एक्का चलाना और गांजा पीकर धुत रहना। दिन भर की कमाई जुए में लगती और शाम होते होते दोस्तों के साथ अड्डे पर। ना तो कोई चिंता और ना ही कोई फिक्र। इसी क्रम में एक दिन मिली थी फुलबासो, पतली दुबली और सांवली सी। वह भी जैसे उड़ती रहती। माँ बाप की इकलौती बेटी, ना तो कोई भाई और ना ही दूर का कोई रिश्तेदार। बीमार बाप घर से निकल नहीं सकता था। नतीजा यह कि घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। कभी बस स्टैंड तो कभी दवा की दुकान तो कभी कपड़ा और नून मसाले की दुकान पर। उस दिन भी वह बस स्टैंड से निकलकर हाकिम के एक्के पर बैठ गई। उसे दवा की दुकान तक पहुंचाते पहुंचाते हाकिम उसके दिल तक पहुंच गया। फुलबासो भी कब उसके रंग में रंग गई उसे पता ही नहीं चला। फिर तो हाकिम का एक्का बस स्टैंड कम जाता और पासवान टोली के चक्कर ज्यादा लगाता। पासवान टोली की बेटी फुलबासो और पांचों वक्त के नमाजी वाहिद मियाँ का बेटा हाकिम। फुलबासो दीवानी थी हाकिम के कंधों तक झूलते लंबे बालों की। उसका बस चलता तो वह हाकिम को बाल कटवाने ही नहीं देती। कभी बाजार जाने के लिए तो कभी बैद जिसे दिखाने के नाम पर वह हाकिम के एक्के पर बैठने का कोई न कोई बहाना तलाश ही लेती। दोनों को किसी ने एक बार देख लिया था बस स्टैंड के पीछे। हाकिम अपने हाथों से फुलबासो को गर्मा गर्म जलेबी खिला रहा था। हुआ बवाल। पासवान टोली के लड़कों की भुजाएं फड़की। इस टोली की लड़की मियाँ के साथ घूमेगी? इस टोले के लड़के मर गए हैं क्या? शाम होते होते पासवान टोले के लड़कों ने हाकिम का घर घेर लिया। वाहिद मियाँ की हालत खराब। हाकिम की पहले तो जमकर मरम्मत हुई, फिर उसे चिताया गया। अगली बार से फुलबासों के आसपास भी दिखा तो 6 इंची छोड़। फुलबासों के घर पर ऐसी कुटम्मस हुई कि कई दिनों तक उठ नहीं पाई, लेकिन उठी
तो सीधे बस स्टैंड पहुंची और वहां से हाकिम ने जो इक्का उड़ाया तो सीधे बक्सर। यहाँ एक मैदान में जगह मिली जहां पहले से दर्जनों झोपड़ियों में ऐसे लोग रहते थे। ऐसे लोग रहते थे जो अपनी जड़ों से उखड़े हुए थे, कोई बाढ़ के कारण तो कोई जमींदारों की सेना के हमले से दरबदर हुआ था। सबका दुख एक था, किले के मैदान के पास एक ठेकेदार ने बनवाई थी ये झुपड़ियां। इनमें रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी करने से लेकर सभी तरह के काम करते थे। यही एक किराए की झोपड़ी में दोनों ने पनाह ली और घोड़े ने झोपड़ी के बाहर। झोपड़ी भी खास अंदाज की, 3 तरफ से मिट्टी की दीवार और ऊपर फस फूस की छत, सामने से टीन का दरवाजा। किराया ठेकेदार साहब लेते थे 50 रुपए। चूंकि इस झोपड़ी के दरवाजे के बाहर बंधा रहता था हाकिम का घोड़ा, इसलिए हाकिम घोड़ा वाला और फुलबासो घोड़ा वाली। न तो निकाह हुआ और ना ही 7 फेरे, लेकिन दोनों साथ रहते थे। ना पूजा पाठ और ना नमाज। फुलबासो ने तो अपनी मांग में सिंदूर की मोटी सी लकीर बना ली। जब पहली बार उसने मांग भरी तो हाकिम ने हंसकर उसे देखा। कारे, मियाँ जी की घरवाली होकर मांग टिकती है। हाँ तो क्या हुआ, बचपन से मांग भरने का मन करता था। सोचती थी ब्याह के बाद भर मांग से नूर करूंगी। तब क्या जानती थी कि मियाँ जी के साथ जोड़ी बन जाएगी। अब जोड़ी बन गई तो मांग क्यों न टिकूं। तुमको कोई एतराज है क्या? फुलबासु ने कहते हुए उसकी तरफ देखा। एतराज क्यों रहेगा रानी, इतना बरियार मांग टिकोगी तो कोई बाभन भगा ले जाएगा, कहकर हाकिम ने उसके गाल मसल डाले। तू कह दे तो बुरका डाल के बाहर निकलूं, कहती हुई फुलबासु बाहर निकल गई। हाकिम ने घोड़े की पीठ पर थपकी देते हुए कहा, देख ले मेरे राजा, कैसी लटक मटक कर चलती है। गरीब आदमी की बीवी रोज सजे सवरे तो डर नहीं लगेगा क्या यार। हाकिम दिन भर अपने एक्के पर दौड़ता, बस स्टैंड से स्टेशन और स्टेशन से बाजार तक। दिन भर न खाने का होश रहता और न आराम करने का। देर रात लौटता और फुलबासों की देह से जो चिपटता तो सुबह ही उठता। तीखी दोपहर में जब दूसरे एक्का वाले पेड़ों के नीचे नींद खींचते रहते, हाकिम एक्का लेकर दौड़ता रहता। बस एक ख्वाहिश थी, खूब पैसा जमा करना और फुलबासों को कलकत्ता घुमाना। रात दिन कलकत्ता का नाम लेती रहती है, लेकिन देह तो हाड़ मास की होती है ना, कितना बर्दाश्त करती। एक दिन वही हुआ जिसको लेकर फुलबासो डरी रहती थी। दिन भर की दौड़ भाग से थका मादा हाकिम रात में जब एक्का से घोड़े को खोल कर खूंटे से बांध रहा था, एकाएक जैसे कुछ हुआ। वह रस्सी में गिरा लगा ही रहा था कि लगा जैसे धरती घूम रही है, सब कुछ गोल गोल नाच रहा हो। एक्का, घोड़ा और उसकी झोपड़ी सब। उसने घोड़े की पीठ पकड़कर सहारा लेने की कोशिश की, तभी धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते हुए उसके गले से कांपती हुई सी आवाज निकली, जान गई रे फुलबासो। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। पता नहीं घोड़े की हिनहिनाहट फुलबासो तक पहुंची या हाकिम की कांपती हुई आवाज। दौड़ती हुई झोपड़ी से बाहर निकली वह। बाहर हाकिम को देखते ही उसका कलेजा जोर से उछला और मानो हलक में आकर फंस गया। अरे क्या हुआ रे हाकिम, तुम गिर कैसे गए राजा? हाकिम बेसुध, आंखें बंद। हाकिम को उठाने के लिए हाथ पकड़ा तो लगा हाथ जल जाएगा। उसका पूरा बदन जल रहा था। फुलबासु बिलक बिलक कर रोने लगी। कहाँ तो वह सच समझकर हाकिम के आने का इंतजार कर रही थी और कहाँ हाकिम इस हाल में। फुलबासु के रोने की आवाज से आसपास की झोपड़ियों में रहने वाले लोग पहुंचे। आनंद फानंद में अस्पताल। पूरी रात जागती रही फुलबासु। सुबह डॉक्टर ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे आदमी को टीबी है। टीबी जानती हो ना, इसे जिंदा देखना चाहती हो तो दवाइयां रोज खिलाना होगा और कम से कम 2 महीने तक काम नहीं करने देना होगा। खूब आराम करे और खूब खाए। बोलते बोलते डॉक्टर कुछ देर के लिए रुका, आसपास देखा और फिर सरसराती हुई आवाज में कहा, और हाँ, तुम भी उससे कुछ दिन दूर रहो, अपना बिस्तर अलग कर लो। मेरे कहने का मतलब समझ रही हो ना? इस संकट में भी लजा गई फुलबासु। उसने गर्दन हिलाकर डॉक्टर को बताया कि वह उसका मतलब समझ गई है। दवाइयां तो अस्पताल से मुफ्त मिल गई थी, लेकिन अब हाकिम काम नहीं करे तो खाएगा क्या? वह तो फिर भी 2-4 दिन सब्र कर लेगी, लेकिन हाकिम मरीज आदमी, बढ़िया से खाएगा नहीं तो बचेगा कैसे? हाकिम तो घर आते ही एक्का लेकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया था। काफी देर तक मनाती रही फुलबासु, अपना मरा मुंह देखने की कसम दी, तब कहीं जाकर माना। सब कह रहे थे उसे खस्सी के गोड़ी का रस पिलाओ।
लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आते। पूजा पाठ से कोसों दूर रहने वाली फूलबासो 2 दिनों में सभी देवी देवता गोहरा आई थी। सोखा बाबा के आसन पर तो जाकर सीधे माथा पटक दिया और खूब कल्पी, हे सोखा बाबा, अहिवात बनाकर रखना। पूरी दुनिया और समाज से लड़कर अहिवात पाया है, रक्षा करो बाबा, तो 1.25 किलो सोनपापड़ी का प्रसाद चढ़ाऊंगी। काली स्थान जाकर ताड़ी चढ़ाने की मन्नत मांगाई तो हाजी बाबा की दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाने की। जुम्मे के दिन हाकिम को लेकर मस्जिद के सामने खड़ी हो गई और नमाज पढ़कर निकलने वाले मौलानाओं से फुकवाया, लेकिन कोई असर नहीं। 3-4 ही दिन में हाकिम जैसे महीनों का मरीज नजर आने लगा था। एक रात तो गजब हो गया। फूलबासों ने उसे खिला पिलाकर खाट पर सुला दिया और इसके बाद खुद नीचे चादर बिछाकर लेट गई। अभी आंख लगी ही थी कि अचानक चौंक कर उठी। लगा जैसे उसका बदन फूलों में झूल रहा हो, फूलों की पत्तियां उसके देह को छू रही हों, एकदम हौले हौले। उठते ही हाकिम का चेहरा झलका। उसने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। ना राजा, अभी ना, सो जा जाके राजा, सो जा। लेकिन हाकिम था कि उससे निपटता ही जा रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी और सीना फूल पिचक रहा था। फूलबासु ने उसे जोर से अपने से दूर धकेला। इस बार उस ताकत को सह नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसे जोरों की खांसी आई। फूलबासु उसकी तरफ लपकी, लेकिन खांसी का शायद दौरा पड़ा था। खांसते खांसते सांस ऐसी खींची कि लगा दम निकल जाएगा। उसकी हालत देखकर डर ही गई फूलबासु। खांसते खांसते उसकी आंखों से पानी बहने लगा और कभी अपना सीना तो कभी पेट पकड़ ले रहा था। चेहरा ऐसा लाल हो गया जैसे खून निकल आएगा। उसने जल्दी से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया था। उस दिन कैसे देखा था हाकिम ने फूलबासु को, उफ, एकदम निरी। उसकी आंखें एकदम बछड़े की आंखों की तरह हो गई थी, उतनी ही असहाय, आंसुओं से भरी हुई। फूलबासु को लगा कि वह अपनी देह बेच कर भी बचा ले हाकिम को। उसने हाकिम का माथा गोद से हटाकर तकिए पर रखा और रोती हुई बाहर निकल आई। झोपड़ी के दरवाजे पर माथा पटक पटक कर बिलखने लगी। पता नहीं कब तक रोती रही। तभी किसी ने जोर से उसका कंधा पकड़ा। किसी थके हारे मुसाफिर की तरह मुड़ी फूलबासो। सामने खड़ी थी सोगरा खातून, लगभग 50 साल की सोगरा, पूरे टोले की फुआ थी। क्या बूढ़ा और क्या बच्चा, सब उसे फुआ ही कहते हैं। फूलबासु को लगा जैसे सामने उसकी माँ खड़ी है। वह लपक कर सोगरा के सीने से लग गई। सोगरा ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, रोने से किसी की मुश्किल दूर हुई है बेटी, लड़ना पड़ता है। कैसे लड़ू फुआ, मेरा तो सब कुछ लुट रहा है। चुप रह बेटी, ऐसा नहीं बोलते। सोगरा फुआ ने उसकी पीठ सहलाई। डॉक्टर कहते हैं इसे खूब खिलाओ पिलाओ। कहाँ से लाऊं फुआ, फुलबासु बिलखी। काम पर लग जा बेटी, ऐसे ही मौकों पर औरत की मजबूती का पता चलता है। फुआ ने उसके आंसू पूछे। लेकिन मैं क्या करूं फुआ, मेहनत मजदूरी भी कहीं मिल जाए तो कर लूं। फुलबासु की रुलाई रुकी थी। अरे तुझे तो बुधनी की शादी में गाते हुए सुना था, तू तो बहुत अच्छा गाती है। ऐसा कर, कल सुबह तैयार रहना, काम पर चलना है। कमाएगी तो उसे मांस मछली खिलाएगी, तभी तो उसे ताकत आएगी। काम क्या करना होगा फुआ, तुझसे कोई गलत काम थोड़े कराऊंगी। अरे हम लोग नाचते गाते हैं बेटी, शादी विवाह में, बच्चे के जन्म पर, छठी सतैसा पर, सुहर कजरी सब। तू चल तो सही। एक दिन के 100 नहीं तो 50 मिल ही जाते हैं। कल सोहनी पट्टी में एक घर में बच्चे की छठी है। वहां का बुलावा है। नाचेंगे गाएंगे, जो इनाम बख्शिश मिलेगा मिलकर बांट लेंगे। फूलबासों ने सुना था कि टोले की कुछ औरतें गीतगवनी हैं। गीतगवनी का मतलब खुशी के मौकों पर लोगों के घर जाकर नाचने गाने का काम करने वाली। इनमें से किसी का आदमी मजदूरी करता है तो किसी का आदमी रिक्शा ठेला चलाता है। ये औरतें दिन भर शहर में घूमती हैं। लोगों के घरों में होने वाले शादी विवाह, छठी सतैसा के बारे में पता करती हैं और वहां नाचती गाती हैं। जो बख्शिश मिलता है उसे आपस में बांट लेती हैं। एक से एक सुरीली गाने वाली, तो कुछ औरतें ऐसी लहरा कर नाचती कि देखने वाले देखते रह जाएं। हालांकि इनके बारे में टोले में कुछ लोग तरह तरह की बातें भी करते थे, लेकिन फूलबासु मरती क्या न करती। उसने फुआ के सामने तुरंत हाँ कर दी। किसी जमाने में वह भी जमकर गाती थी। डुमराव के पासवान टोली में उसके सोहर कजरी की धूम थी। उसकी माँ ने उसे कई गीत सिखाए थे। हाकिम भी उसके गानों का दीवाना था। जब वह उसके सामने इठला कर गाती, तोहरे पर टिकुलिया के नाज हो पिया जइह मत कबो परदेस, तो वह झूम उठता। उस दिन दोपहर में सारी औरतें पहुंची थी सोहनी पट्टी। एक बड़े से घर में होना था आयोजन। त्रिलोकी मिसिर की 3 लड़कियों के बाद एक लड़के का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लड़का भी 27 में।
त्रिलोकी मिश्र ने खर्च की कोई सीमा नहीं रखी थी। फूलबासों के लिए यह नया नया अनुभव था। टोले से पहुंचने वाली गीत गवनियों में वह सबसे कम उम्र की थी। आंगन में जुटी महफिल, ढोलक और झाल के बीच सोगरा फुआ ने अपने भारी गले से गाना शुरू किया। सासू जो वही राजा चढ़वा चढ़न को, उन्हों को नेग देना मोरे अच्छे राजा। इस उम्र में भी वह लचक, सुर और ताल पर जबरदस्त पकड़। घर के आंगन में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ उमड़ आई। पैसे जमकर बरसे। सोगरा फुआ ने आंचल पसार कर लोगों से नेक बटोरे। इसके बाद उन्होंने आंखों से फुलबासों को इशारा किया। फुलबासों को अचानक वह सोहर याद आया जो उसकी माँ गाती थी। गाते हुए माँ की आंखों से आंसू गिरते थे। हमारे यहाँ बेटी के जन्म पर एक खास तरह का सोहर गाया जाता है। फुलबासों ने शुरू किया, जब मोरी बेटी हो लिहली जन्मवा, वो चारों ओर घेरले अनहार ले ललुमा। सोगरा फुआ भक्त, ये आवाज कहाँ छिपी थी बेटी? सुहर के बहाने ये किसका दर्द तेरे गले से निकल रहा है? त्रिलोकी मिश्र की परसूता बीबी ने गीत सुनते ही अपनी दोनों बेटियों को भर अखबार कस लिया। इधर फुलबासो तो मानो अपनी माँ की गोद में थी। उसके बोल गीत सुनने के लिए बैठी कई महिलाओं के दिल में उतर रहे थे। सासू ननद के घरे दियनौ न जरे, अरे आपन प्रभु चले मुरझाई रे ललनवा। वाह रे फुलबासो वाह, कमाल कर दी। कई औरतों की आंखों से आंसू बह निकले। घर में बेटी होने के बाद का दर्द, जिसके हाथ में जो निकला वही बख्शिश बनकर गिरने लगा। फुलबासो तो गाते गाते खुद रोने लगी थी। घर लौटने के बाद फुलबासो के हाथों में 10-10 के 10 नोट थे। झोपड़ी में घुसते ही हाकिम की तरफ लपकी। वह चुपचाप झोपड़ी की छत निहार रहा था। फुलबासो पास गई तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाकिम की आंखों से आंसू के कतरे बहकर कानों तक पहुंच रहे थे। वह चुपचाप उसके सिरहाने बैठी और उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया। नाराज हो राजा? हाकिम ने नाक का इशारा करते हुए सिर हिलाया। फुलबासो का चेहरा देखा और इसके बाद जैसे भीतर का दर्द बाहर आ गया। फूट फूट कर रोने लगा। फुलबासो ने किसी बच्चे की तरह उसे अपनी गोद में कस कर भींच लिया। हाकिम ने उसकी गोद में से अपना सर निकाला। मेरे चलते तुम्हें दूसरे के घर जाकर गाना पड़ा, कितना अभागा हूं मैं। फुलबासो ने एक बार फिर उसे अपनी गोद में समेट लिया। ना राजा ना, ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए तो बिक जाएगी फुलबासो। उस दिन मछली खरीद कर लाई और अपने हाथों से हाकिम को खिलाया। खूब मांस मछली खाएगा तब तो देह में ताकत आएगी। अगले दिन सोगरा फुआ के साथ पांडेपट्टी में नवरत्न शाह के घर पहुंचा टोले की औरतों का दल। सोगरा फुआ ने फुलबासो की कान में कहा, 2 दिन बाद शाह जी की बेटी की शादी है। पूरा हंसी खुशी का माहौल है। कोई ऐसा गाना गाओ कि बस लोगों को मजा आ जाए। बड़ा आंगन, चारों तरफ महिलाओं की भीड़ और बीच में साजो सामान के साथ गीत गवनियों का दल। छत के ऊपर से मजा लेते टोले के मर्द, इनमें नवाहा से लेकर बूढ़े तक। फुलबासो को अपने टोले के दिन याद आ गए। बैठे बैठे उसने अपने दोनों पांवों को आगे बढ़ाया, हाथ ऊपर की ओर लचकाए और तिरछी आंखों से चारों तरफ देखते हुए शुरू किया, अंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे, हे ननदी भैया के बुलाते। सोगरा बुआ चकित, क्या ये वही फुलबासु है जो कल बेटियों के जन्म पर होने वाले दर्द को गा रही थी? कल इसकी आवाज में दर्द था तो आज शोखी और मस्ती। निहाल हो गई और खड़ी होकर ठुमके लगाने लगी। फुलबासु ने अपनी आवाज को और ऊपर उठाया, भैया के बोला दे तनी जाके समझा दे, पूरे पूरे उठल लहरिया रे, हे नदी भैया के बोलाते। नई उम्र की कई लड़कियां गीत गवनियों के साथ नाचने लगी तो छत पर खड़ा होकर गाने बजाने का आनंद ले रहे नवाह लड़के कलेजे पर हाथ रखने लगे। फुलबासों के गीत के खत्म होने के साथ मानो पैसे बरसने लगे। सुगरा बुआ तो निहाल हो गई। उन्होंने फुलबासों को भर अखबारी पकड़ लिया। तेरे गले में सरस्वती है बेटी, इसको बर्बाद मत होने देना। नवरत्न शाह के घर से निकलते ही 3-4 नवाह लड़कों ने गीत गवनियों को टोका था, ये नया सामान कहाँ छिपा कर रखी थी बुआ? कहाँ से निकाली हो ये हीरा? यही संस्कार सीखे हो बबुआ? औरत जात को सामान बोलते हो, लाज नहीं लगती? सुगरा फुआ ने जोर से कहा। अरे इसको वो एक्का वाला भागा के लाया है ना, दूसरे लड़के ने कहा। जबान संभाल के बोलो बाबू, बाबू साहब के घर में जन्म लिए हो तो बाबू साहब वाला संस्कार भी सीखो। भाग के नहीं, निकाह पढ़ के आई है यह। सुगरा फुआ ने आंखें तरेर कर कहा। फुलबासु डरती नहीं थी, तब भी नहीं जब बाबा के बीमार पड़ने पर पहली बार बाजार निकली थी, लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों थोड़ा डर लगा। उधर से वह लड़का भी आगे बढ़ा। फुलबासु को भर नजर देखा और अचानक उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। फुलबासु सहम गई, लेकिन सोगरा फुआ ने आगे बढ़कर उस लड़के का रास्ता रोका। हद में रहो बाबू,
सारा पानी उतार दूंगी। बाप दादा की इज्जत सलामत रखनी हो तो शांति से घर चले जाओ। वह लड़का मुस्कुराया, फिर धीरे से कहा, एक्का वाला मियाँ के साथे रहती है ना तू, कभी मुझे भी मौका दे दे रानी, राज करेगी। फुलबासु को लगा जैसे किसी ने उसे बीच बाजार में नंगा कर दिया हो। उसे तेज रुलाई आई। सोगरा फुआ ने जोर से कहा, इनके मुंह पर जवाब देना सीख बेटी, नहीं तो ये लोग तेरा रास्ता चलना दूभर कर देंगे। बाकी गीत गवनिया भी उन लड़कों की लानत मलामत करने लगी। वह लड़का चुपचाप हंसता हुआ फुलबासु को देखता रहा। आज खस्सी का मांस बनाई थी फुलबासु, अंडा भी दर्जन भर खरीद लाई। खूब खिलाएगी हाकिम को। खाने के बाद हाकिम के सिरहाने बैठकर उसके बालों में अपनी अंगुलियों से कंघी करने लगी। हाकिम भी जल्दी ही सो गया। लगभग 1 महीने के भीतर ही हाकिम हरा भरा लगने लगा। दवा के साथ मांस, मछली, अंडा और दूध। अब वह टोले में घूमने भी लगा था। घोड़े की साफ सफाई के साथ एक्के की भी छोटी मोटी गड़बड़ियां दुरुस्त करने लगा। जिस तरह से उसकी तबीयत सुधर रही थी, उससे लग रहा था कि वह जल्दी ही काम पर जाना शुरू कर देगा। उसने तय कर लिया था कि अपना काम शुरू करते ही वह फुलबासों का काम पर जाना बंद करा देगा। दूसरी तरफ फुलबासो अपने गानों के कारण पूरे शहर में मकबूल हुई जा रही थी। पहले जहां गीत गवनियों का घर घर घूमकर अपने लिए काम मांगना पड़ता था, वहीं अब लोग खुद टोले में पहुंचते और उन्हें अपने घर पर बुलाते। पैसा भी ठीक ठाक मिलने लगा। फुलबासो भी अब सोगरा फुआ की तरफ पान खाने लगी थी। नए नए गीतों को गाने के साथ सुनने वालों को लुभाने के लिए नई नई अदाएं सीख गई। लेकिन अभी भी वह केवल और केवल हाकिम के अच्छे होने का इंतजार कर रही थी। उस दिन भी वह गीत गाकर लौटने के बाद हाकिम के सिरहाने बैठी थी। शाम का समय था और हाकिम सोया हुआ था। फुलबासु ने अंडे उबाल लिए थे। वह इंतजार कर रही थी कि हाकिम की नींद खुले तो उसे अंडे खिलाए। बैठे बैठे ही फुलबासु को भी हल्की झपकी आई। अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा कोई झोपड़ी में लगे टीन के दरवाजे पर थपकी दे रहा है। इस समय कौन आ गया? सोगरा फुआ? ना, वह नहीं हो सकती। वह तो जब भी आती है बेटी कहकर आवाज लगाती है। दूसरी गीत गवनिया? ना, वे आएंगी तो उसका नाम लेकर पुकारेंगी। डुमराव से कोई आ गया क्या? उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। शाम रात में बदलने की यात्रा शुरू कर चुकी थी। मैदान के बीच में खड़े पोल पर एक बड़ा सा बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में फुलबासु ने देखा, सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उम्र यही कोई 40-45 साल। रंग गोरा और आगे से बाल उड़े हुए। गले में सोने की मोटी चेन। पीछे भी 2 लोग खड़े थे। फुलबासु ने हैरत के भाव से देखा। जी कहिए, तुम्हारा नाम फुलबासु है? सामने वाले की आवाज में दम था और रोब भी। फुलबासु ने धीरे से कहा, जी हाँ। अच्छा, नाम बहुत सुना है तुम्हारा। बहुत बहुत ही अच्छा गाती हो। सुदर्शन सिंह को जानती हो, ठेकेदार साहब? सामने वाला बोलने के साथ उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। जी ना, बताइए ना, क्या बात है? फुलबासु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। परसों उनके यहाँ एक पार्टी है, कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं। तुम्हें उनके यहाँ गाना गाने चलना है। क्या पैसा लोगी बता दो। कहने के साथ उसने अपने जेब से 100-100 के नोट की गड्डी निकाली थी। फुलबासु चकित। गीत गवनियों का कार्यक्रम तो सुगरा फुआ तय करती हैं। ये आदमी मेरे पास क्यों आया है? उसने धीरे से कहा, गीत गवनियों के बारे में कोई भी प्रोग्राम सुगरा फुआ ही तय करती हैं। उनके पास चले जाइए। माथा खराब है क्या तुम्हारा? हम गीत गवनियों का प्रोग्राम कराने थोड़े आए हैं। वहां तुम्हारा प्रोग्राम होगा, अकेले। तुम अपना रेट बोलो। उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। लेकिन मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ, कहती हुई फुलबासु अंदर जाने लगी। वह आदमी झपट कर आगे बढ़ा और झोपड़ी के टीन के दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। एकदम दरवाजे और फुलबासु के बीच में। फिर गुर्राया, काहे नौटंकी कर रही है? तुम गीत गवनियों को हम जानते नहीं है का? अभी पैसे देकर चलने की बात कर रहे हैं। सीधे मन से नहीं चली तो उठा कर भी ले जाएंगे और टोले में कोई बचाने नहीं आएगा। लहरी यादव नाम है मेरा। इस शहर में कोई मेरी बात नहीं टालता। फुलबासु का कलेजा जोर से धड़का। पहले तो उसने सोचा कि वह भागकर सुगरा फुआ के पास चली जाए, लेकिन फिर उसे फुआ की ही बात याद आई। जवाब देना सीख, उसने जोर से कहा। किसी फेरे में मत रहिएगा साहब। आप लहरी यादव हैं तो मैं भी फुलबासु हूँ। फुलबासु पासवान। जौहर मल का नाम सुने हैं ना? उन्हीं की तरह लड़ना जानती हूँ। हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए, नहीं तो इज्जत भी उतारना आता है। तभी भीतर से हाकिम की नींद में डूबी आवाज आई। क्या हुआ फुलबासु? किससे इतनी जोर से बात कर रही हो? कुछ नहीं राजा, तुम सो जाओ। कुछ लोग आए हैं ठेकेदार साहब के यहाँ से, मैं बात कर रही हूँ। लेकिन उसके मना करने के बावजूद हाँफता हुआ हाकिम बाहर निकल आया। सामने लहरी यादव को देखकर थोड़ा हचकचाया। वह शायद पहचानता था। उसने झुककर प्रणाम किया। लहरी यादव ने उसके प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। फुलबासु की तरफ देखता हुआ बोला,
कल तक समय देता हूं, अच्छी तरह सोच विचार लो, नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा। कहते हुए वह धीरे धीरे वहां से निकल गया। हाकिम बेवकूफों की तरह कभी जाते हुए लहरी यादव को तो कभी फुलबासु को देख रहा था। फिर जैसे उसे होश आया, उसने फुलबासु का कंधा पकड़ा के, अरे क्या हुआ, लहरी क्यों आया था यहाँ? बड़ा निर्दयी आदमी है, मर्डर भी कर चुका है। निर्दयी आदमी है तो अपने घर रहे, दूसरों को चबा जाएगा क्या? ठेकेदार सुदर्शन के यहाँ गीत गवाने ले जाने आया था, वो भी अकेले। उसका कहना था कि मैं अकेले उस ठेकेदार के घर जाकर गाना गाऊं। फुलबासु के चेहरे पर दृढ़ता उभर आई थी। आहिरे बाप, इका हुआ। मुझे लगता था कि तुम्हारा घर घर जाकर गीत गाना कभी न कभी किसी न किसी संकट में डालेगा। अब फेरा में पड़ गए ना। वह वहीं धरती पर बैठ गया और माथे पर इस तरह हाथ रख दिया जैसे कोई मर गया हो। थोड़ी देर तक शांति बनी रही। अचानक उसने अपना चेहरा उठाया और धीरे से कहा, सामान बांध ले फुलबासु, कल हम लोग पौ फटने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, कहीं और जाकर हम एक्का चलाएंगे। क्यों? क्यों चले जाएं हम? और हम जहां जाएंगे, क्या वहां लहरी यादव और सुदर्शन सिंह जैसे लोग ना होंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। फुलबासु भी उसके सामने बैठ गई। मेरी बात समझो, हम लोग गरीब लोग हैं, वे जब भी चाहेंगे हमें मसल देंगे। चुपचाप यहाँ से चल चलो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाकिम ने उसे समझाने के अंदाज में धीरे धीरे कहा, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, इस बीमारी की हालत में तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर भटकूंगी। चलो अंदर, तुम्हारे लिए अंडा उबाल दिया है, खा लो, फुलबासु ने प्रेम से कहा। साली, साफ साफ कहो ना कि तुझे भी मन है सुदर्शन सिंह यहाँ जाने का। पैसा मिल रहा है ना तुम्हें, कमीनी तुम्हारा मन भटक रहा है। अब तुम मेरे जैसे गरीब और बीमार आदमी की बात क्यों सुनेगी? हाकिम ने हिकारत के भाव से उसे देखते हुए कहा। अच्छा तू चल, अंदर चल के पहले खा ले, उसके बाद आराम से बात करेंगे हम लोग, फुलबासु ने प्यार से कहा। मुझे नहीं खानी तेरी पाप की कमाई। तुझे अभी फैसला करना होगा कि कल मेरे साथ चल रही है कि नहीं। पाप की कमाई? लाज नहीं आती ऐसा बोलते हुए? फुलबासु को भी तेज गुस्सा आया, लेकिन हाफते हुए हाकिम को देखकर अपना गुस्सा पी गई और उठकर सोगरा फुआ की घर की तरफ निकल गई। इधर हाकिम पता नहीं क्या क्या चिल्लाता रहा। सुगरा के घर पर गीतगवनियों का दल बैठा, लंबी मंत्रणा चली। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो, फूलबासु ठेकेदार के घर नहीं जाएगी। ठेकेदार को बुलाना है तो गीतगवनियों के पूरे दल को बुलाए, लेकिन कल के बाद तो लहरी यादव आएगा, उससे कैसे लड़ेंगी औरतें? सोगरा फुआ ने साफ कहा, गीतगवनियों का दल 2 दिन फुलबासु के घर रहेगा और जो भी होगा उससे मिलजुल कर निपटा जाएगा। लेकिन फुलबासु का संकट दूसरा था। उसे लहरी यादव से नहीं, हाकिम से डर लग रहा था। वह तो लड़ लेगी, लेकिन हाकिम कहीं टोला छोड़ने की जिद न बांध ले। अगले दिन सुबह होते न होते गीतगवनियों का दल फुलबासु के दरवाजे पर। बुधिया के घर से आई दरी बिछाई गई, उस पर ढोलक झाल। सुगरा फुआ ने अपने भरे गले से तान छेड़ी, सैया हमार हो लाचार बनी तोहरे से। ये बहुत मशहूर लोकगीत है। पत्नियां जब अपने पति से आजीज हो जाती हैं तो ये गीत गाती हैं। सैया हमार हो लाचार बनी तोहरे से। गाना सुनकर फुलबासु को लगा कि फुआ उसी का गाना गा रही है। वह भी तो अपने सैया से ही लाचार है। वह तो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन हाकिम है कि उसे भागने के लिए मजबूर कर रहा है। गाने के बीच में ही हाकिम झोपड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाया, फुआ ये क्या कर रही हो तुम? हम लोगों का जान मरवाओगी क्या? मेरी घरवाली को तो तुमने नचनिया गवनिया बना दिया, अब क्या उसे कोठे पर पहुंचाएगी? फुलबासु हाकिम की ओर लपकी और उसे घसीटते हुए झोपड़ी के अंदर ले गई। चुप रहो राजा, 2 दिन के लिए चुप हो जाओ। एक बार हम लोग अड़ गए तो कोई भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन पहली बार डर जाएंगे तो हर आने जाने वाला हमें डराएगा। मैं कुछ नहीं जानता तुझे अभी मेरे साथ चलना है या नहीं। हाकिम गुर्राया। देख मेरे राजा, तू अच्छी तरह जानता है कि अगर मैं ये काम नहीं करती तो तू आज अच्छा नहीं होता। इन लोगों के साथ ने मुझे मजबूत बनाया है। मेरे लिए ये लोग लड़ने आई हैं और मैं ही इन्हें छोड़कर भाग जाऊं? अगर तू मेरे साथ नहीं चली तो मैं जा रहा हूं अकेले। मैंने फुलबासों से अपना दिल लगाया था, किसी नचनिया गवनिया से नहीं। अभी फैसला कर, तुझे सोगरा की बात माननी है कि मेरी? चलना है कि नहीं मेरे साथ? कहते हुए हाकिम ने अपने एक्के में घोड़ा जोत दिया। इधर सोगरा बुआ के साथ गीतगवनियों का दल सुर में सुर मिला रहा था। गोड़वा में डाल दिया पैजड़ पखाड़ हो लाचार बानी तोहरे से। फुलबासु ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप हाकिम को देखती रही। हाकिम उछलकर एक्के पर बैठा और फुलबासु की तरफ मुड़कर देखा। चल कमीनी, क्यों जान सांसत में डाल रही है? फुलबासु मुस्कुराई। जब भगा कर लाए थे तो कहा था कि किसी भी संकट में साथ रहोगे,
और अब मुझे ही छोड़कर भाग रहे हो, जाओ। हाकिम ने एक गंदी सी गाली उछाली और एक्के को एक तरफ बढ़ा दिया। फुलबासो ने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप उसे देखती रही। हाकिम जोर जोर से उसे गालियां बकता एक्का भगाता रहा। फुलबासो ने उसे तब तक देखा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसकी आंखों से ओझल होती ही वह गीतगवनियों के बीच ऐसे आकर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद उसने अपने दर्द भरे गले से गीत छेड़ी, सैया गैले कलकतवा उदास कैले न। पूरी रात गीत गवनियों की टोली टिकी रही। कोई भी फुलबासो का दरवाजा छोड़कर नहीं हटा। अगले दिन ही ठेकेदार सुदर्शन सिंह यहाँ प्रोग्राम था। जाहिर है जिसे आना होगा वह सुबह में ही आएगा। सुबह में गीत गवनियों ने टोले की दूसरी महिलाओं को भी बुला लिया था। फुलबासों के दरवाजे पर मानो कोई सभा चल रही थी। गीतों का दौर चल रहा था, छोटी लड़कियां नाच रही थी और टोले के कई मर्द भी आज काम पर नहीं गए। वे लोग महिलाओं की सभा में आकर बैठ गए थे। उम्मीद थी कि लहरी यादव अपने लोगों के साथ आएगा। इन गीत गवनियों के पास लड़ाई की कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन यह तय था कि फुलबासों पर कोई हमला नहीं होने देना है। दिन के 10 बजे, 12 बजे और 2 भी बज गए, लेकिन फुलबासु के घर कोई नहीं आया। तभी लखन पंडित ने आकर बताया कि ठेकेदार सुदर्शन सिंह के यहाँ तो प्रोग्राम शुरू हो गया है। पटना से नाचने और गाने वाली लड़कियां आई हुई हैं। पहले तो लखन पंडित की बात पर कोई भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उधर से लौटने वाले कई और लोगों ने जब यही बात बताई तो गीत गवनियों ने राहत की सांस ली। यह भी पता चला कि कल रात में ही लहरी यादव अपने लोगों के साथ टोले में आया था, लेकिन यहाँ का माहौल देखते ही उसने इसकी सूचना ठेकेदार सुदर्शन सिंह को दी और उसने लहरी को वहां से लौटने को कहा। ठेकेदार का कहना था कि घर के काज परोजन के मौके पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब अब खतरा निपट गया। शाम होते होते फुलबासों के दरवाजे से गीत गवनियों की भीड़ छटने लगी। रत जगह करने के कारण सभी औरतें थकी थी और अपनी अपनी झोपड़ी में घुसते ही घुलट गई। लेकिन फुलबासु की आंखों में नींद कहाँ थी। वह अपनी झोपड़ी के अंदर दरी पर लेटी थी, चुपचाप उस खाट को देखे जा रही थी जिस पर हाकिम सोता था। मन कभी कहे कि उसे हाकिम की बात मान लेनी चाहिए थी और कभी लगे कि वह भी भागकर कहीं चली जाए। हाकिम कहाँ गया होगा, कुछ खाया होगा या नहीं, बीमार आदमी कैसे रहेगा। मुझे भी उसके साथ चले जाना चाहिए था। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक झोपड़ी के टीन के दरवाजे को किसी ने जोर से थपथपाया। झटके से आंख खुली फुलबासों की, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था कि दरवाजा पीटने वाला आदमी खुलवा नहीं रहा है, उसे तोड़ रहा है। कौन हो सकता है इस समय? लहरी यादव? कलेजा धक से हुआ फुलबासों का। वही होगा। पूरे दिन गीत गवनियों के हटने का इंतजार कर रहा होगा। जब भीड़ छटी तो पहुंच गया। उसने कलेजा कड़ा किया और जोर से कहा, कौन है, कौन है बाहर? ठक ठक ठक। लेकिन बाहर खड़ा आदमी तो मानो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। क्या करे, चिल्लाए भीतर से, लेकिन भीतर की आवाज बाहर कैसे जाएगी। दरवाजा खोलना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। फुलबासु कांपते पांव से आगे बढ़ी, सांकल को उतारा और झटके से दरवाजा खोल दिया। अरे यह क्या! सामने खड़ा था हाकिम, बाल बिखरे और कपड़े अस्त व्यस्त। ऐसे हाँफ रहा था जैसे कोस भर से दौड़ते हुए आ रहा हो। एक्का थोड़ी दूर खड़ा था। फुलबासु ने लपक कर उसे पकड़ा। हाकिम ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने हाकिम को अंदर खींचा। हाकिम उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ से जाने के बाद हर घड़ी बस तेरे बारे में सोचता रहा, कहीं लहरी यादव ने कुछ गलत न किया हो। मन नहीं माना। गाजीपुर से वापस लौट रहा हूँ। तेरे बिना एक पल रहना मुश्किल है। मुझे माफ कर दे, अब तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। फुलबासो ने कुछ नहीं कहा। हाकिम घुटनों के बल बैठा था और उसका चेहरा फुलबासो के पेट में सटा था, किसी बच्चे की तरह। वह सुबक रहा था। उसके आंसू से फुलबासो का पूरा पेट तर हो गया था। वह शांत खड़ी थी, आंखें बंद किए हुए। तभी सुगरा फुआ की झोपड़ी से उनकी भारी आवाज गूंजी, आवा मिलावा हाथ चलो चली साथे साथ, जुल्मो सा हाथ नइखे किरिए तुहार हो, लाचार बनी तोहरे से। वाह वाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कहानी। जो भी बात है कि वो जी थोड़ा ऊंचा बोलेंगे जी। ये कहानी मित्रों से हम इस कहानी पर अपने मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं। मुकेश, इस कहानी से कई बार मैं परिचित हुआ बीच में। ये जो आपकी कहानी है, एक लकड़ी के दरवाजे या उस दरवाजे की जो कील का दरवाजा था, ऐसे घर में मैं रह चुका हूँ। जब मैं केदारनाथ गया था एक बार, और केदारनाथ में गौरी कुंड से ऊपर गया, तो केदारनाथ से लौटने के क्रम में मैंने ये तय नहीं किया था कि मुझे रात में गौरी कुंड को
और गौरीकुंड में कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो जिस घोड़े से मैं सुबह गया था, उस घोड़े वाले ने कहा कि उसका कमरा, उसके कमरे में जगह है। और फिर वो घोड़ा वाला अपने कमरे में गया तो पूरे कमरे में घोड़े की वो गंध भरी हुई, बहुत दुर्गंध हो रहा था। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं कहाँ रुकूं। तो रात उस कमरे में मैंने बिताई। और जो आप कह रहे हैं जिस तरह की घटना, वो देखी मैंने। वो जो उसका दरवाजा होता है, वो टीन का दरवाजा होता है, थोड़ी सी आवाज होती है, बहुत जोर से वो आवाज करता है। और रात में फिर वहाँ वो एक बहुत तेज बारिश जो होती है, उसको क्या कहते हैं, मूसलाधार बारिश। नहीं, बादल फटना, बादल फट बादल फटा वहां। और बादल फटने के बाद जो प्रलय हुआ था, वो भयानक स्थिति थी। तो वैसी घटनाएं कई बार आकस्मिक रूप से सामने आ जाती हैं, जो आदमी सोचता नहीं। जैसे वो ये सोच नहीं पाया था वो, उसका पुरुष और वो फुलवासो का हस्बैंड हाकी। नहीं ले पाया। तो ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। और आमतौर पर ये कहानी बिल्कुल आकस्मिक नहीं लग रही, कोई बनावटी कहानी है। ये बिल्कुल वास्तविक कहानी है और वास्तविकता के करीब। तो इतनी अच्छी कहानी जो एक घटना को लेकर के और वास्तविक घटना को लेकर के लिखी जी। गई है, और जो सबको जोड़ रही है, सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि इनके पास हुआ है, ऐसी घटना हुई है। जी तो कहानी बहुत अच्छी है। आपको बहुत बहुत बधाई, आभार इसके लिए। जी, शुक्रिया मुकेश जी। फुलवासो कहानी, आप सभी लोग सहमत होंगे किस तरह लोक लोक से ताकत लेती हुई फुलवासो की कहानी है। वह प्रेम करती है और अंतरजातीय नहीं, अंतरधार्मिक उसका प्रेम है। वहां भी वह लड़ती है। वहां भी जब लफंगे किस्म के लोग कहते हैं कि तुम जब उसके साथ हो तो हमारे साथ क्यों नहीं, वहां भी वह जवाब देती है। और वहां भी वह इतनी ताकतवर है, क्योंकि यह पूरे लोक परिवेश की कथा है जहां तक मैं समझ रहा हूं शिवदयाल जी। तो इसमें जो लोक रीतियां हैं वह भी आई हैं। मसलन एक मुसलमान की पत्नी हो गई है, वह जो हिंदू है, लेकिन पत्नी होने के बाद भी वह मांग में बरियार सिंदूर, अब ये बरियार शब्द का इस तरह से प्रयोग करना कि बरियार सिंदूर मतलब खूब लंबा सिंदूर लगाना, तो इस तरह के आंचलिक प्रयोग भी यहाँ हुए हैं। और वह एक पूरे ताकत के साथ फुलवासो का किरदार उभर कर आता है, प्रेम में भी। और जब फुलवासो को भी उस जो बुआ है, क्या नाम है उसका, सुगरानी। हाँ, सोगरा बुआ से भी कैसे ताकत मिलती है, लेकिन वह ताकत लेती है। असल चीज यही है कि हम ताकत लें। तो फुलवासो भी बदलती है। और वक्त आने पर जब उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा है, तब भी वह उससे कुछ समय के लिए दूर भी हो जाती है, मगर वह अड़ती है। उसमें अपनी ताकत बहुत है, हाँ। आत्मशक्ति बहुत है। तो ये लोक की ताकत की कहानी है, और स्त्रियों की एकजुटता से क्या चीजें संभव हो सकती है। बड़े बड़े ठेकेदार और जो दूसरे दबंग किस्म के लोग हैं, उनको भी जवाब देना सीखती है। और ये अनुभव से उपजी हुई कहानी है। मुझे लगता है आप लोग भी सहमत होंगे। जी जी, शिवदयाल जी। कहीं सामूहिक प्रतिरोध के माध्यम से जी प्रेम को बचाया, जी ये कथाकार की मुझे लगता है सबसे बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और प्रतिरोध की स्त्रियों का जरूरत है। हाँ जी उसकी जो जरूरत है, वो एक समय ऐसा आता है कि वो जिसको अस्तित्विक जरूरत कहते हैं, वो प्रेम से भी बड़ा हो जाता है, जबकि वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। जी तो ये कहानी एक नए फलक पे जाती है। और मुझे इसमें जो इसका किरदार लगा है, क्या नाम है इसका, फुलवासो का, तो ये इसलिए बहुत खास हो जाता है कि इसमें प्रेम का समर्पण एक तरफ है, लेकिन अपनी जो अस्तित्विक जो जरूरत है उसकी अनदेखी नहीं है। ये गजब की बात है। जी जी। ये आमतौर पे ऐसी कहानियां बहुत कम हैं। और या स्व की जो स्व का जो अभिमान है वहां पर, उसको स्वाभिमान कर सकते हैं बाद में, तो वो अभिमान इतना पूरा शिद्दत से भर रहा है। ये आपने बहुत सही बात की, जो
लोक में जो शक्ति है शक्ति है, बहुत अच्छी उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। और लोग अपने को अभिव्यक्त करता है कैसे, भक्ति के राग अपनी भी तरह नहीं के होता है गीतों से, इसी तरह के संगीत से, कि और इसी तरह के सामूहिक एक जो आपस में एक संवाद होता है, जिसमें कला भी होती है, जिसमें दर्शन भी होता है। तो इन चीजों से मिलके ही लोक की जो परिधि बनती है, उसका प्रेम के पक्ष में कथाकांड ने बहुत सफलतापूर्वक बहुत अच्छी कहानी है जी। बहुत अच्छी। और कुछ और साथी भी हमारे कुछ कहना चाहेंगे। गीत गवनियों की जो टोली है जो प्रतिरोध करती है, जिस सामूहिक प्रतिरोध की बात शिवदयाल जी कह रहे हैं, तो गीत गाकर प्रतिरोध किया जा रहा है, फिर वहां दूसरे पुरुष भी आ रहे हैं, वह भी शामिल हो रहे हैं और एक उत्सव का माहौल बन जाता है। दरअसल वहां सुरक्षा के लिए वह पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वह एक उत्सव का माहौल बन जाता है उस पूरे इंतजाम में, और फिर वे सफल होते हैं। और कहानी में कई मोड़ आए। फुलवासों का पति जो है सौहर हाकिम गया, फिर आया भी, इस तरह से, और अंत में प्रेम की जीत हुई। तो एक सुखद एहसास के साथ यह कहानी समाप्त होती है। और सामूहिक प्रतिरोध में जब लोक रंजना के तत्व आ जाएं कुंदन जी, तो और कितना अच्छा हो जाता। और कहीं यह कहानी लाउड नहीं हुई शिवदयाल जी, और बहुत अच्छे से पूरी कहानी चली और बहुत सुंदर पाठ किया। कमलेश जी ने कोई और मित्र बोलना चाहे? कमलेश जी ऐसे पात्रों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। हाँ, वो जो चोर वाली कहानी थी, क्या उसका जमीन, वह कहानी भी हंस में आई थी। ये कहानी मेरी पढ़ी हुई है। हाँ, वह भी अद्भुत कहानी है कमलेश जी की। अब चूंकि हमारे साथ और फ्रेम में संजय कुमार कुंदन जी हैं, तो इन्हीं की ओर बढ़ते हैं और इनसे कुछ गजलें और कुछ नज्म सुनते हैं संजय कुमार कुंदन जी से, और एक कर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मित्रों को सुनेंगे जी। एक थोड़ा ऊंचा बोलेंगे जी। एक गजल है कि तन्हा थे हम सारे जहां के तुमको सहारे तुम जीते। तन्हा थे हम सारे जहां के तुमको सहारे तुम जीते। वक्त तुम्हारा खेल तुम्हारा दांव तुम्हारे तुम जीते। वाह। तन्हा थे हम सारे जहां के तुमको सहारे तुम जीते। वक्त तुम्हारा खेल तुम्हारा दांव तुम्हारा दांव तुम्हारे तुम जीते। और रात को वक्त ने लम्हों की जब रात को वक्त ने डायरी में जब लम्हों के पन्ने पलटे। रात को वक्त ने डायरी में जब लम्हों के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर साफ लिखा था हम थे हारे तुम जीते। रात को वक्त ने डायरी में जब लम्हों के पन्ने पलटे। हर लम्हे पर साफ लिखा था हम थे हारे तुम जीते। और यादों का एक खेल था ऐसा जो भूला वो ही जीता। यादों का एक खेल था ऐसा जो भूला वो ही जीता। हमने तुमको याद रखा तुम हमको बिसारे तुम जीते। वाह, यादों का एक खेल था ऐसा जो भूला वो ही जीता। तो हमने तुमको याद रखा तुम हमको बिसारे तुम जीते। और मैले फटे पुराने लगते थे सोहबत के पैराहन। मैले फटे पुराने लगते थे सोहबत के पैराहन। फिर भी हम लिपटे थे उनसे तुमने उतारे तुम जीते। मैले फटे पुराने लगते थे सोहबत के पैराहन। फिर भी हम लिपटे थे उनसे तुमने उतारे तुम जीते। बहुत अच्छा। और बाहर से कुंदन हम कुछ थे अंदर से कुछ और ही थे। बाहर से कुंदन हम कुछ थे अंदर से कुछ और ही थे। और तेज नजर से तुमने देखे दोष हमारे तुम नहीं। क्या सारे जहां के तुमको सहारे तुम जीते। वक्त तुम्हारा खेल तुम्हारा दांव तुम्हारे तुम जीते। और एक और गजल सुनाता हूँ। इसी को सुना जी जी जी।
ये जो पत्थर से हो गए जाना, ये जो पत्थर से हो गए जाना, कम नहीं हमने गम सहे जाना। ये जो पत्थर से हो गए जाना, कम नहीं हमने गम सहे जाना। और वक्त रुखसत तपाक देखोगे, वक्त रुखसत तपाक देखोगे, कैसे दुनिया से हम उठे जाए। वक्त रुखसत तपाक देखोगे, कैसे दुनिया से हम उठे जाना। और अपने बारे में कैसे कैसे हमें, अपने बारे में कैसे कैसे हमें उम्र भर थे मुगालते जाना। अपने बारे में कैसे कैसे हमें उम्र भर थे मुगालते जाना। और जैसे जैसे भरे मकाम जिन्स, जैसे जैसे भरे मकाम जिन्स, वो मकी छूटते गए जाना। जैसे जैसे भरे मकाम जिन्स, वो मकी छूटते गए जाना। और अगला शेर है कि मुब्तला खुद में ये तेरा रहना, मुब्तला खुद में ये तेरा रहना, और हम दर बदर फिरे जाना। मुब्तला खुद में ये तेरा रहना, और हम दर बदर फिरे जाना। और हुक्म देकर ये तेरी बेसब्री, हुक्म देकर, जी हुक्म देकर ये तेरी बेसब्री, हम तो तामील कर रहे जाना। हुक्म देकर ये तेरी बेसब्री, हम तो तामील कर रहे जाना। और मकता है कि किससे किससे मिले है तू कुंदन, किससे किससे मिले है तू कुंदन, खाम खा तुम हो पूछते जाना। क्या बात। तो जिससे मिलते हैं उसका चेहरा दिखा रहे, देखे किससे किससे मिले है तू कुंदन, खाम खा तुम हो पूछते जाना। और ये जो पत्थर से हो गए जाना, कम नहीं हमने गम सहे जाना। आपने नज्म कहा था तो जी सुना ही देता हूँ। जी इरशाद। ऊपर वाली नज्म थोड़ी लंबी थी, इसलिए वो नहीं सुना रहा हूँ। जी एक छोटी नज्म है, वो और इसके बाद हम लोग मुकेश जी को सुनेंगे। हाँ, कुछ बगल में मुकेश जी, जी जी बिल्कुल पहले रफी को सुन लें उसको। नहीं, पढ़ सुनाइए। शाम आती है तो, जी शाम आती है तो, दिन भर का ताक़ुब थक कर एक कोने में सलीके से सिमट जाती। शाम आती है तो ताक़ुब, अनुसरण पीछा। शाम आती है तो दिन भर का ताक़ुब थक कर एक कोने में सलीके से सिमट जाता है। और वो काम मुकम्मल जो नहीं हो पाए, और वो काम मुकम्मल जो नहीं हो पाए, दिल में एहसास खला नागहां भर देते हैं। क्या बात। जी और अगला बंद है कि अपने होने का सबब कुछ न नजर आता, अपने होने का सबब कुछ न नजर आता है। हाँ मिस्टर समझ गए हम लोग दोनों आदमी। मैं सुना रहा हूँ, अपने होने का सबब कुछ न नजर आता है, और न होने का एतराफ, और न होने का एतराफ भला कैसे हो, अपनी नजरों से भला कैसे हो फरार कहो। और कैसे कह दें कि अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हर शय है, कैसे कह दें कि अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हर शय है। कैसे कह दें कि तकाजे हयात के हैं गलत, कैसे कह दें कि तकाजे हयात के हैं गलत। कैसे कह दें कि महरूमियों पे फख्र हमें, कैसे कह दें कि महरूमियों पे फख्र हमें। कैसे कह दें कि ज़माने की ये हिकारत से भरी ये नज़रें हमको पामाल नहीं करती हैं। और जिल्लत का नहीं होता है एहसास हमें, और खुददारी पे अपनी नहीं पड़ती हैं मुसलसल ज़रबें। फिर भी ख्वाबों में, फिर भी ख्वाबों में वो आता है गुलमोहर का दरख्त। दहकते लब पे लिए सुर्ख मुस्कुराहट कोई, क्यों भला आता है ख्वाबों में गुलमोहर का दरख्त। एक आध गजल तो सुना जी जी आपने इजाजत जी। दी है तो एक गजल और सुना जी।
पुरानी गजल है जी 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 क्या बोल विशाल जी। कि या तो तुझसे मैं बहुत दूर बिखर जाऊंगा, या तो तुझसे तुझसे मैं बहुत दूर बिखर जाऊंगा, या कि खुशबू सा तेरे दिल में उतर जाऊंगा। या तो तुझसे मैं बहुत दूर बिखर जाऊंगा, या कि खुशबू सा तेरे दिल में उतर जाऊंगा, और जाम गर हूं तो लगा ले मुझे प्यासे लब से, जाम गर हूं तो लगा ले मुझे प्यासे लब से, और सायाए अब्र अगर हूं तो गुजर जा। और अगला शेर है कि ये भी सच है किसी आंधी को सहा था मैंने, ये भी सच है किसी आंधी को सहा था मैंने, और ये भी सच है कि हवाओं में बिखर गया। और अगला शेर है कि आलमे वज्द को छू लेगा मेरा फन जब जब, ध्यान की स्थिति को, आलमे वज्द को छू लेगा मेरा फन जब जब, सुनने वालों को मैं हैरान सा कर जाऊं। क्या बहुत बढ़िया। आलमे वज्द को छू लेगा मेरा फन जब जब, सुनने वालों को मैं हैरान सा कर जाऊंगा। और दो किनारों का अगर फासला तय हो न सका, दो किनारों का अगर फासला तय हो न सका, टूट कर दिल में समंदर के उतर जा। दो किनारों का अगर फासला तय हो न सका, टूट कर दिल में समंदर के उतर जाऊंगा। और दर हकीकत आखिरी शेर है कि दर हकीकत मैं किसी ख्वाब की सच्चाई, दर हकीकत मैं किसी ख्वाब की सच्चाई हूँ, उंगलियों से न मुझे छू के क्या? बिखर जाऊं। दर हकीकत मैं किसी ख्वाब की सच्चाई, उंगलियों से न मुझे छू के बिखर जाऊंगा। और मकता है कि मैंने हर शाम जगाया है मैं कदा कुंदन, मैंने हर शाम जगाया है मैं कदा कुंदन, और प्यासा ही मैं इस रात भी घर जाऊंगा। या तो तुझसे मैं बहुत दूर बिखर जाऊंगा, और या कि खुशबू से तेरे दिल में उतर जाऊंगा। बहुत अच्छी। संजय कुमार कुंदन जी, और आपकी ये गजलें और नज्म सुनते हुए परवीन शाकिर भी मुझे याद आ रही थी, और उनका यह बहुत ही मशहूर शेर कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर। संजीदगी से हट रहा हूँ, जी इजाजत दी जाए। जी 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 वो ऐसा है कि कुंदन लाल सहगल का बहुत बड़ा फॉलोअर था मुकेश, जी और दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद मत कर, लगता है एकदम सहगल ने गाया। तो कुंदन के बाद तो मुकेश को आना ही चाहिए। और मैं मुकेश जी को बुलाऊं उसके पूर्व उनके ये संग्रह हाशिए के लिए जगह की ये कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूं, और मुकेश जी की ही इन पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मेजबान भी मुकेश जी, और एक बड़े फाइटर मुकेश जी, बहुत बड़े फाइटर। हम सभी जानते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ पंक्तियां हैं, इनकी एक कविता है विश्वास, उससे दो हिस्से पढ़कर मैं मुकेश जी को आमंत्रित कर रहा हूं। दूर दराज से आए और घनीभूत हुए बादल, दूर दराज से आए और घनीभूत हुए बादल, बिखरेंगे जब बूंद बूंद होकर, पैरों तले से फूटेगी और नासपुटों में भर जाएगी, बिखरी हुई एक चिन्ही सी गंध मैं कौंधूंगा, क्या बात, मैं कौंधूंगा। जब चुएंगे महुए झरेंगे हर सिंगार, एक पूरी रात की अनवरत प्रतीक्षा के बाद मैं कौंधूंगा। जब लिखेगा कोई प्रेम पत्र घुटरुन लपकेगा कोई बच्चा, आरी की तीक्ष्णता सी मैं कौंधूंगा, जरूर कौंधूंगा स्मृतियों में। आदरणीय मुकेश प्रत्युष, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद दर्पण जी। मैं अपनी एक कविता सुना रहा हूँ जो इन दिनों मेरी पहचान सी हो गई है। मैं चश्मा जी, इससे काम चल जाए, देख नहीं चल तो जी जी पल्लव मैं जी मेरे चश्मा मोटा चश्मा
कौन सी कविता थी वो? तब तक जो आप कथा लिख रहे हैं उसके बारे में भी दो शब्द कह दें कि मैं जी अपने स्मरण लिख रहा हूँ जी और वो मेरी आत्मकथा के ही अंश हैं। कई तरह की बातें हुई हैं, जैसे मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की और जहाँ तक मैं पहुँचा, तो इस बीच में ऐसे ढेर सारे पड़ाव थे जिनसे मैं गुजरता गया और उन सभी पड़ावों की याद मुझे अब तक है। वाह ये बहुत खुशी की बात है कि मेरी स्मृतियां लुप्त हुई हैं, लेकिन उन दिनों की यादें तक नहीं, वो मौजूद है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी स्मृति साथ दे रही है तो मैं अपनी यादों को लिखता चला जाऊं। जी और उन्हीं यादों को लिखने के क्रम में कुछ कविताएं इस संग्रह में भी आई थी। उसमें से एक कविता मैं सुनाता हूँ। जी सर वो इन दिनों मेरी पहचान से भी हो गई है। हाशिया। हाशिया हम सभी जानते हैं कि लिखते वक्त कागज की एक ओर हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और उस पर हम कोई सुधार करते हैं या उस पर अपने काम करते हैं। जी इसमें कई देशज शब्द आए हैं इस कविता में, जी जैसे अग्रासन। अग्रासन जी जब हम खाने से पहले, अपने भोजन करने से पहले अपने परिवार में या बच्चों के लिए या अपने गौ ग्रास के लिए इस तरह से कुछ निकाल करके रख देते हैं, तो उसको अग्रासन कहते हैं। हम अपने पहले उस व्यक्ति को भोजन करवाना चाहते हैं जिसे हम अपने से वरिष्ठ समझते हैं या अपने से कनिष्ठ समझते हैं, लेकिन ये मानते हैं उस भोजन पर पहला हक उस व्यक्ति का है। तो इस तरह से कई शब्द इसमें छोटे छोटे आए हैं जिनके देशज शब्द हैं और ये हमारे कुछ खास इलाकों में उसका प्रयोग होता है। जैसे उठाने के पहले कौर निकालता है कोई अग्रासन, जैसे उठाने के पहले कौर निकालता है कोई अग्रासन, लेने से उतारने से पहले बिछावन से पैर करता है कोई धरती को प्रणाम। उतारने से पहले बिछावन से पैर करता है कोई धरती को प्रणाम, लेने से पहले गुरु का नाम या तोड़ने से पहले तुलसी का पत्ता पकड़ता है कोई कान। लेने से पहले गुरु का नाम या तोड़ने से पहले तुलसी का पत्ता पकड़ता है कोई कान। ठीक वैसे ही लिखने के पहले शब्द तय करता है कोई हाशिए के लिए जगह। ठीक वैसे ही लिखने के पहले शब्द तय करता है कोई हाशिए के लिए जगह। जैसे लाल कपड़े में बंधी रखी होती है ताखे पर कोई किताब, जैसे लाल कपड़े में बंधी ताखे पर रखी होती है कोई किताब। गांव की सिवान पर बसा होता है कोई टोला, ठीक वैसे ही पृष्ठ पर रहकर भी पृष्ठ पर नहीं होता है हाशिया। ठीक वैसे ही जैसे हम जब बचपन में छोटे थे तो घर में जो रामचरितमानस या जो गीता की किताबें होती थी उसको लाल कपड़े में बांध के, और ये कमरे में उसमें घरों में ताखे बने होते थे, दीवारों में छेद जैसे रहते थे और उसमें हम लोग रख देते थे उसको, और फिर हम जमीन पर खाना भी खा रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, तो हम मानते थे कि वो किताब पवित्र हमारी बनी हुई है, उसकी पवित्रता कहीं से भंग नहीं हुई है। वैसे ही हमारे जब गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम गांव के बाहर रखते हैं, गांव के अंदर उनका प्रवेश नहीं होता है, तो वो गांव के सिवान कहलाते हैं कि वो सिवान पर के लोग हैं। वो आते रोज हमारे गांव में आते थे, रोज सारे काम करते हैं, लेकिन उनको हम अपने गांव का नहीं मानते, लेकिन उस सिवान को गांव का मानते हैं। तो जैसे लाल कपड़े में बंधी ताखे पर रखी होती है कोई किताब, गांव की सिवान पर बसा होता है कोई टोला, ठीक वैसे ही पृष्ठ पर रहकर भी पृष्ठ पर नहीं होता है हाशिया। हाशिया है तो निश्चिंत रहता है कोई,
मोड़कर या बिना मोड़े, दृश्य अदृश्य तय की गई सीमा अलग होती है हास्य के लिए। मोड़कर या बिना मोड़े, दृश्य अदृश्य तय की गई सीमा अलग होती है हास्य के लिए। हास्य है तो निश्चिंत रहता है कोई, छोड़ प्रगति की राह करनी पड़ जाए यदि कभी प्रयोग धार्मिकता की वकालत। वाह वाह। छोड़ प्रगति की राह करनी पड़ जाए यदि कभी प्रयोग धर्मिता की वकालत, हास्य आ जाता है काम। हास्य आ जाता है काम, हास्य पर बदले जा सकते हैं रोशनाई के रंग। हास्य पर बदले जा सकते हैं रोशनाई के रंग, हास्य पर किए जा सकते हैं सुधार। इस्तेमाल के लिए तो होता है हास्य, इस्तेमाल के लिए तो होता है हास्य, बिना बदले पन्ना बदल जाता है सब कुछ। बिना बदले पन्ना बदल जाता है सब कुछ। बस जरूरत होती है एक संकेत चिन्ह की, बस जरूरत होती है एक संकेत चिन्ह की। जैसे बाढ़ में पानी के साथ आ जाता है बालू, जैसे बाढ़ में पानी के साथ आ जाता है बालू। मारते सड़ांग पशुओं के 100 और चले जाते हैं लोग छोड़कर घर बार, किसी निर्वासित सड़क या टीले पर, किसी निर्वासित सड़क या टीले पर झलक जाती है। ठीक वैसे ही झलक जाती है जब धुंधले आसमान के बदले गोधूली की धुंध, झलक जाती है जब धुंधले आसमान के बदले गोधूली की धुंध। हासिया आ जाता है काम। ठीक ऐसे ही लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं छोड़ने वाले हासिया, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं छोड़ने वाले हासिया। हासिये पर ही दिए जाते हैं अंक, परिणाम तय करता है हासिया। परिणाम बहुत बहुत। एक दो कविता और पढ़ें जी। हिंदी कविता है इनकी। जी जी बिल्कुल। हासिये के लिए जगह। एक और कविता जो मैं नागालैंड में था तो चारों ओर पहाड़ मुझे दिख रहे थे, पहाड़ी प्रदेश था वो, और पहाड़ी क्षेत्र में रहने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं या उसके क्या अनुभव होते हैं, उसी की ओर इशारा कर रहा हूँ। दरवाजे पर खड़ा है पहाड़, पहाड़ झांक रहा है खिड़की से। वाह क्या बात। दरवाजे पर खड़ा है पहाड़, पहाड़ झांक रहा है खिड़की से। बालकनी में पसरा हुआ पहाड़, पहाड़ मुझे घेर रहा। बालकनी में पसरा हुआ है पहाड़, पहाड़ मुझे घेर रहा है। पहाड़ है तो पत्थर है, पत्थर है तो अंदेशा है। लुढ़कते पत्थर आ टिके हैं मुंडेर पर, लुढ़कते पत्थर आ टिके हैं मुंडेर पर। मुंडेर दरक गई है, पहाड़ और पत्थर निकलने नहीं दे रहे मुझे। क्या पहाड़ बात और पत्थर निकलने नहीं दे रहे मुझे। कैद कर खुद को देख रहा हूँ पहाड़, देख रहा हूँ पत्थर, देख रहा हूँ दरार जो होती जा रही है चौड़ी। कैद कर खुद को देख रहा हूँ पहाड़, देख रहा हूँ पत्थर, देख रहा हूँ दरार जो होती जा रही है चौड़ी। अंदेशा गहराता जा रहा है, छोड़ नहीं सकता घर बार, छोड़ नहीं सकता घर बार। कतर बेउत कर जुटाए गए जीने के सामान, निकलने की सूरत बची नहीं कोई। सपनों पर पड़ गए हैं पत्थर, सपनों पर पड़ गए हैं पत्थर। चोटी पर खिले हैं फूल, चोटी पर खिले हैं फूल। पत्थरों पर लगी हुई है काई, दरारों से निकल आई है फिसलन। ऊंट आ तो गया है पहाड़ के नीचे, ऊंट आ तो गया है पहाड़ के नीचे। पहुंच नहीं पाएगा फूल तक, किसी की पहुंच में नहीं है पहाड़, पहाड़ किसी की पहुंच में नहीं है। पत्थर किसी को पहाड़ तक पहुंचने नहीं देते, पत्थर किसी को पहाड़ तक पहुंचने नहीं देते। वाह बहुत खूब। ये छोटी कविताएं थी, ये अंश था पहाड़ का। जी पहाड़ का दूसरा अंश सुना दो। जी हाँ बिल्कुल। जो जंगली इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके, उसमें शाम जल्दी हो जाती है क्योंकि पहाड़ से थोड़ी छाया हो जाती है। तो
लंबी हुई छाया सिमटने लगी है होकर धुंधली। लंबी हुई छाया सिमटने लगी होकर धुंधली। अंधेरा पसरने वाला है, वक्त हो चला है अंधेरे के आराम। अरे वाह, वक्त हो चला है क्या प्रयोग। अंधेरे के आराम का। सूरज समेट रहा है अपनी आखिरी किरण। जब बचा नहीं तेज, बची नहीं गर्मी, तब शक्तिहीन होकर खड़ा रहने से क्या फायदा। क्या तब शक्तिहीन होकर खड़ा खड़ा रहने से क्या फायदा। फंस गया हूं तलहटी में, हड़बड़ी में चुन रहा हूं गीली में सूखी लकड़ी। हड़बड़ी में चुन रहा हूं गीली में सूखी लकड़ियां, उठा रहा हूं घास फूस, लेकिन आग तो पत्थरों के पास है। वाह लेकिन आग वह तो पत्थरों के पास है। जाना ही होगा मुझे पत्थरों तक, जाना ही होगा मुझे पत्थरों तक। धसक रहे हैं पहाड़, खिसक रहे हैं पहाड़, निर्माण चालू है पहाड़ पर। धसक रहे हैं पहाड़, खिसक रहे हैं पहाड़, निर्माण चालू है पहाड़ पर। चिंतित हैं लोग पहाड़ को लेकर, चिंतित हैं लोग पहाड़ को लेकर। क्या होगा जब नहीं रहेंगे पहाड़। क्या होगा जब नहीं रहेंगे पहाड़। न बांधने न रोकने बांधने के लिए बचेंगी नदियां, न फेंकने के लिए मिलेंगे पत्थर। न रोकने बांधने के लिए मिलेंगी नदियां, न फेंकने के लिए मिलेंगे पत्थर। हिल जाएंगी प्रजातंत्र की चूलें, हिल जाएंगी प्रजातंत्र की चूलें। रहेंगे नहीं पहाड़ तो नहीं रहेंगे जंगल, नहीं रहेंगे पहाड़ तो नहीं रहेंगे जंगल। उगेंगे कहाँ पेड़, लाठी का वजूद है पेड़ से। लाठी का वजूद है। लाठी का वजूद है पेड़ से। तन कर खड़ा रहने के लिए जरूरी है लाठी, तन कर खड़ा रहने के लिए जरूरी है लाठी। प्रतिरोध का स्वर है पहाड़, प्रतिरोध का स्वर है पहाड़। आवाज देकर देखो, गूंजों अनुगूंजों से भर जाएगा परिवेश। पहाड़ किसी को अकेला नहीं होने देता, पहाड़ किसी को अकेला नहीं। बहुत 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 धन्यवाद मुकेश जी। पहाड़ किसी को अकेला नहीं होने देता। पहाड़ जो कि हमें असुविधा भी देता है। जैसा कि एक कविता में एक जगह आई कि जब पत्थर घर की मुंडेर पर आ चुका है और कभी कैद हो गया, मगर कभी को वह कैद भी प्रिय है, उसे अच्छा लग रहा है। और कितनी जरूरत है समाज को ऐसे विचारों की, ऐसी कविताओं की, ऐसे कवियों की जो इन अवरोधों को समझ सके और इन अवरोधों पर कविता रच सके। पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, ये अवरोध पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक हद तक असुविधाजनक बनाते हैं। मगर यह असुविधाएं, ये असुविधाएं कितनी प्यारी हैं और हमारे लिए ही कितनी जरूरी हैं। मुकेश जी की इन कविताओं में यह स्वर बार बार आता है कि इन असुविधाओं के बीच ही हमें रहना है। ये पहाड़ कभी अलंग हुआ करते थे, मनुष्य की तकनीक ने और विकास ने इसे गलत साबित कर दिया। कितने पहाड़ ध्वस्त हो गए, कितने पत्थर घरों में लग गए। मगर कितनी जरूरत है कि जो भी हमारे पास बचा है हम उसको बचाकर रख सकें। तभी कहीं ना कहीं यह जो प्रकृति है और जो प्रकृति की देन है, इस मनुष्यता को वह बच सकेगी। बहुत ही खूब पहाड़ को लेकर। और पहाड़ जब हमें अकेला नहीं होने देता है, जब हम उसके बीच अपनी आवाज को द्विगुणित चौगुणित होते हुए सुनते हैं, तो हम क्यों पहाड़ को अकेला होने दें, हम उसे क्यों छोटा करें। यह क्या ऐसी व्यवस्था है। तो क्यों नहीं हम भी उन अवरोधों को एंजॉय करें। और उन अवरोधों में ही कहीं ना कहीं हमारी जीवटता भी है। जिस जीवटता का परिचय मुकेश जी ने भी दिया, वह प्रसंग कभी और सही। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले कवि की ओर, और इस फ्रेम के अनुसार ही चल रहा हूँ। और जो लोग हाँ थोड़ा आगे बढ़ जाएं कृष्ण जी। हाँ, तो उसके बाद अंचित जी इधर आ जाएं और फिर जी तो एक करके चलेंगे। मैं अपनी कविताएं खोज रहा हूँ। तब तक मुकेश जी की जो हास्य कविता है, अक्सर कहा जाता है जब हम जो लिखते हैं वो और जो लिख शब्द है और दृश्य दोनों अलग अलग होता है। लेकिन हास्य एक विजुअल
चीज है जो लेखन में रहता है, किताबों में रहता है, जी। लिपियों में रहता है, हम्म, जो लगातार लिखा जा रहा है, उसके बीच एक इजी पॉइंट देता है जहाँ आदमी रुक के सोच सके। हाँ हाँ, बाईं ओर छोड़ा हुआ रहता है। जी। पहले तो 1/4 नाप कर हम लोग छोड़ देते थे उसमें। अब तो शायद वो छूट गया है चलन, 1/4 छोड़ना है। लेकिन ये है, हाशिया अभी भी बना हुआ है। जी। हाशिया का वजूद है। परीक्षाओं में जो कॉपियां मिलती थी ऊपर लिखा रहता था नोटिस की हाशिए पर वो एग्जामिनर जो होते हैं वो हाशिए पर ही अंक देते हैं। और हास्य के बहाने बहुत तरह की कविताएं लिखी हैं, अलग अलग ढंग से कवियों ने, कहानीकारों ने हाँ हास्य को लेकर अलग अलग ढंग से अपने प्रयोग किए। जी कृष्ण जी, आगे बढ़े। तो छोटी कविता हूँ। हम्म, मृत्यु मृत्यु बर्फ की तरह पिघल रही है मन पर धीरे धीरे। हम्म, तुम्हारी आंखें बड़ी खुलती थी या छोटी, भूल रहा हूँ। हम्म, और भूल गया हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट में तुम्हारे होंठ। हम्म, भूल जाऊंगा पूरा का पूरा तुम्हारा शरीर, बस याद रहेगी तुम्हारी आकृति। कितना अंधेरा है मन में। क्या बात है। कितना होगा। एक बार यार फिर से पढ़ दीजिए। जी, दोबारा से पढ़िए। मृत्यु बर्फ की तरह पिघल रही है मन पर धीरे धीरे। हम्म, तुम्हारी आंखें बड़ी खुलती थी या छोटी, भूल रहा हूँ। और भूल गया हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट में तुम्हारे होंठ। भूल जाऊंगा पूरा का पूरा तुम्हारा शरीर, बस याद रहेगी तुम्हारी आकृति। कितना अंधेरा है मन में। अंधेरा बहुत तेज होता है। उदासी और प्रेम दोनों को एक साथ यह कविता ला रही है, रच रही है। एक उससे भी छोटी कविता है हम्म, 2008 की। इतने अनुपस्थित हो तुम, इतने अनुपस्थित हो तुम कि सब अधूरा रह गया है। स्नान करके पूजा करता हूँ तो लगता है तुम्हारे कारण ईश्वरों की जो हानि हुई है वह ठीक नहीं है। ईश्वरों की जो हानि हुई है, वो ठीक नहीं। क्या बात है। ध्यान नहीं जा रहा। बहुत अच्छी लगा। हाँ जो ईश्वर की हानि हो गई है, जी। वाह। अच्छी बहुत अच्छी लगी। जी जी, थोड़ा सा आगे आ जाए। ठीक ठीक। जी, कुर्सी को थोड़ा उठा के रख लें। जी जी। रंजित की कविताएं बहुत अच्छी लगी। दो कविताएं हम सुनाते हैं। जी। ये इधर ये हाल के दिनों में 3-4 दिनों में लिखी गई हैं और थोड़ा मतलब जो मेरा कंफर्ट जोन है उससे बाहर जाके, और इसके पहले कभी कहीं पढ़ी नहीं गई है ये दोनों अरे वाह, कविताएं। एक स्वागत। तो एक कल रात में ही लिखी गई। जी जी। तो जो पहली कविता है उसका नाम है मजबूरी। अनगिनत निशा प्रसंगों के बीच कोई एक रात अंजोर की तरह जलती है और वह सोचता है कि वह अपने जीवन के बचे हुए समय का क्या करेगा। वह आधा बनाकर छोड़ दिया गया पुल है जो कहीं नहीं पहुंचेगा। वह ऐसा कब्रिस्तान है जो अब मुर्दों के लिए भी उपयोगी नहीं रहा। नदी का वह वाला घाट जिधर अब भूले नदी भी नहीं आती। जलते फेफड़ों की रखवाली कर रही देह भर रह गया है उसका होना, लेकिन इसी देह पर कभी कोई घर बनाकर रहता था। क्या बात। वह सफेद फूल था, वह जिसको चुनने कोई खर्च करता था नींद। नए बने खेल के मैदान की तरह था कभी वह, और होने वाली छुट्टियों की तरह। और फिर एक समय वह चाहा गया था वैसे जैसे बसंत चाहा जाता है सर्दियों में। क्या बात। सुनसान सड़क पर अपनी प्रतीक्षाओं से रूठता और उनको मनाता, वह आगे भी कई निशा प्रसंगों में जाएगा और अंधेरा लिए लौटेगा और सोचता रहेगा पूर्णिमा की स्मृति टटोलता, कोई और ही था वह और कोई और ही रह गया है। क्या बात। बहुत अच्छी कविता है। जी। ये कल रात लिखी गई है और आत्म संघर्ष की ये राजेश जी और पटना के लिए है, क्योंकि इसका जो बातचीत हो रही थी इसको बनने को लेकर राजेश जी का आइडिया था, तो राजेश जी को ही समर्पित है और पटना और राजेश कमल को समर्पित। जो अलेक्जेंडर को अपनी भटक में नहीं मिला
और प्लेटो खोजता रहा अपने पूरे दर्शन में बेहिसाब, हम वैसी छोटी छोटी चीजें चाहने वाले लोग, जिनको जिंदगी में असफलता की चाह जगी और जिसकी कीमत के पीछे दिल ही दिल जिसके लिए पाले रहे इश्क हुस्न, एक दरिया हमारे पास लेकर आया और एक पुराना, बहुत पुराना ईरानियों और बौद्धों का एक शहर, जिसके सीने में कब्रों के लिए जगह थी, जिसके सीने में फूलों के लिए जगह थी, जो भले ही चेहरे लगाता नए नए अपनी देहगंध से हमेशा खींचता था, उसके लिए शुक्राना पढ़ना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजें चाहने वाले लोग, जिन्होंने मुलाकातों को हिसाब से नहीं तोला और खो देने की परवाह नहीं की, पुराने होटलों और संकरी गलियों में बर्बादी की ताबीरें लिखी, हमको शरण दी, हमारे दुखों को घर दिया, हमारी प्यास को जमजम, हमारी यादों को चांद, उसके लिए शुक्राना पढ़ना चाहिए। कोई दीगर समय नहीं था, हम पेचो खम में उलझे हुए थे, अपनी जगह तलाशते, पुराने उदास गानों से खेलते कि तरक्कियों से भरे अखबार रोज हमारे रास्ते आ जाते थे और कातिल अर्थ अपना बोध रोज थोपते थे। मन भी घुटने लगता था कभी कभी, तब तब इस शहर की हवा ने हमें लोका और सिनेमाई नायकों से रिखा निनाद दिया। पूरी सभ्यता की एक बूंद बराबर नहीं थे हम, और फिर भी खिले हुए थे अघाते हुए तगर के फूल की तरह। इसके लिए शुक्राना पढ़ना चाहिए कि बेहिसी में भी हम गालिब की मजार थे, हम मीर का पूरा दीवान थे। वाह, एक लाल सितारा था बदली में छिपता दिखता, दो चार दोस्त थे फकत, इसके लिए शुक्राना पढ़ना बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत खूब अंचित जी। और हाँ, एक आध कविता कोई और सुनाए, और अलग ढंग की कविताएं अंचित जी की। बिल्कुल। यह है, जिनसे कभी माफी न मांग सका उनके प्रति माफी ना। दुनिया की सारी तकरीरें जिस रेखा पर जाकर समाप्त होती हैं, उससे बस एक कदम आगे अंधेरे में तनी रस्सियों से बस एक फरलांग दूर मैंने यह जगह चुनी है, जहां से पढ़ा जा सके यह माफीनामा। इस बड़े शहर के पाताल लोक में कभी सफेद फूल नहीं खिले, अनमयस्कता का पहाड़ा पढ़ती रही दीवारें, किसी ने नजर भर देखा नहीं पलटकर। कबाबों की भीनी गंध, देसी तमंचों से दिन, जेब कतरों सी राजनीति और रोज कत्ल होना सड़क क्या पर। बात, क्या बात। कोई आदर्श नहीं, जहां प्रेम जन्मता तो कपास की तरह उड़ता खेतों पगडंडियों के ऊपर। उम्मीद का एक भी रेटरिक 21वीं सदी में पैदा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। एक किताबी निराशा खाता हुआ दिमाग और उससे रोज मिलता जन जन का प्रैग्मेटिज्म। ऐसे में अर्जित असफलता और दुख झेलने की गालिबियत की बरकत की दुआ। तानाशाहों से, भूतकाल से, धर्म से, नाम से, काम से, जन्म से, दान से, उम्र से और अपराध से भयभीत प्रेम करने का कौशल कहाँ से लाएगा? मुझे माफ करना कि मैं शोक से भरा रहा और मेरे भीतर पैवस्त रहा एक पूरे उपमहाद्वीप का अदबना इतिहास। मुझे क्षमा करो कि मैंने कई बार शुरू किया प्यार करना और हर बार अधूरा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत खूब। कई बार शुरू किया प्यार करना, हर बार अधूरा। बहुत बढ़िया। और ये अधूरेपन की जो यह अभिव्यक्ति है, कई कई ढंग से अंचित जी की कविताओं में यह दर्ज होती है। एक और सुनाते हैं। ठीक। ये ग्रामशी को समर्पित है। इस घनी काली रात में ऐसा नहीं है कि आज ही सूरज डूबा और अचानक चुप्पा रात ने हमें निगल लिया। ऐसा नहीं है कि अभी बस अभी इसी क्षण दिखाई देना, हाथ को हाथ, देह को देह, आदमी को आदमी बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि दूर दूर तक सिर्फ सियारों की आवाज और मरघटों में दुरदुराए कुत्ते एक झटके में भर गए। ऐसा नहीं है कि रात, घनी काली रात, मुझसे और आपसे बिन बताए, बिन जतलाए आ गई इस तरह नहीं कि जैसे कोई दोस्त लौटे परदेश से, बल्कि इस तरह आई जैसे धीरे धीरे बैठती है छिड़के गए जहर की गंध फेफड़े में। अपने कुटुंब का कोई ऐसा नहीं जिसको रात ने निगल नहीं लिया। हवा का मतलब एक अनंत निराशा, जिसमें उम्मीद इस तरह कैद जैसे किसी ब्लैक होल में रोशनी और किसी यात्रा में देह पर अनगिनत बैतालों सा भार। दूर 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 तक रात के बाशिंदे, एक दूसरे के प्रतिबिंब। इतनी खतरनाक रात कि हत्यारे भी पीड़ितों की तरह दिखाई देते, क्योंकि जिनके पास रात में भरने के लिए उजास था वे कैद कर लिए गए और अब भी वहीं हैं बिना सुनवाई। क्योंकि जिनसे रास्ता दिखाने का आग्रह किया गया वे उत्सवों के आग्रही हो गए, क्योंकि जहां जद थी वहां थी रात और उसके पार भी रात, काली रात। शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं बचा जो एक नज्म और एक अदद सिगरेट का वादा लिए मुझसे मिले। शहर में ऐसी कोई स्त्री नहीं बची जो अपने सीने पर मेरे चुंबनों का इंतजार करती हो, गमकती देह की गंध से भरी। शहर ऐसा बियाबान, स्याह बियाबान,
जहां वफा कोई मूल्य नहीं और मेरे सारे रकीब तक मेरे माशूक ने कत्ल कर दिए। एक चबूतरा तक नहीं बचा, एक कुएं की मुंडेरी, एक बरामदा, चौराहे पर एक बैठने की जगह, नहीं एक कोना इस विस्तृत कैनवास पर जो रात ने रंग न दिया हो खून से, जहां भीतर तक पसर न गई हो यह निर्मम नमीहीन बेहया रात, एक अटूट कारागार। मानव सभ्यता ने सबसे महत्वपूर्ण पाठ यही पढ़ाया कि समय में कुछ पीछे नहीं लौटता, इतिहास निरंतर बढ़ रहा है आगे, बदलता हुआ, और इसलिए यह वह समय नहीं रहा से प्रयुक्त होगी हर पंक्ति कि कोई और ऐसी रात ना आई फलक पर जहां इस कदर छूटा हो कोई बलवा चांद पर। मैं अपना मोबाइल फोन हो गया, मैं अपनी नौकरी हो गया, मैं अपना बैंक अकाउंट हो गया, मेरी नागरिकता एक हसीन तवायफ की तरह रात की बांदी हो गई है मोहतरम। बार बार यह सवाल लौटता है कि इस घनी काली रात में मैं कहाँ जाऊंगा। रात बेलौस मार्च करती हुई कर रही है अपना साम्राज्य स्थापित, इस घनी काली रात में जब कविता का शिल्प बुर्जुआ हो गया और कवि उत्तर आधुनिक दिन प्रतिदिन अपने अंतर विरोधों और इतिहास से लड़ता हुआ, मैं इस रात का एक अंधा नागरिक, अपनी भाषा का एक छोटा कवि, असीम नाउम्मीदी में अपनी हताशा की घोषणा करता हूँ कि अब बहादुरी के अलावा कोई चारा नहीं। क्या बात। मैं लौटना चाहता हूँ और मेरा घर एक कविता में था जहाँ द्वार तक ढिबरी लिए आई थी एक स्त्री मुझसे अलविदा कहने, कि पीछे प्रकाश था उसके और आगे रात, घनी काली रात। बहुत खूब। और गहरी उदासी में यह कविता या अंचित की कुछ और दूसरी कविताएं रची गई हैं। और देखिए कि कविता का शिल्प बुर्जुआ हो गया। क्या पंक्ति है, हैं? कविता का शिल्प बुर्जुआ हो गया। एक जगह यह बात भी आती है कि हत्यारा भी पीड़ित की तरह दिखाई दे। तो इस तरह की दृष्टि कविता के पास ही मुझे लगता है कि संभव है, और जिसे अंचित भी अपनी कविताओं में संभव करते हैं। और अब हम अपने अगले कवि राजेश कमल जी की ओर बढ़ते हैं। वे अपने मोबाइल से थोड़े से बाहर आए। और राजेश जी, हाँ, और राजेश जी ने इस कार्यक्रम के कुछ वीडियो बनाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे हम लोगों से भी साझा करेंगे। जी राजेश जी। एक कविता है शमशेर के लिए है। वाह। ओसीडी आप लोग जानते होंगे, हाँ हाँ। जो बीमारी। हरे सूखे होठ और सिगरेट की महक वाली सांसों को चूमना हो जाए अगर मनोग्रसित बाध्यता, तो विकार नहीं कहा जाएगा इसे। बंद दरवाजों में छिपे ख्वाबों से मिलना होगा, धुंधली यादों के रंगों में डूबना होगा, खामोशी बोलेगी अपने राग, खोए हुए पलों का पुनर्जन्म होगा। धूप अंधेरों के पार तबस्सुम होगी, अमावस की रात भी चांद होगा, दुर्लभ रागों में ओस के टपकने की ध्वनि होगी और सुर में होंगे चारों दिश। अब गोलियां जाएंगी दराज और दराज में मिलेंगे मुड़े तुड़े पुराने खत, गरी हुई पुरानी दौलत की तरह। फिर कपड़ों के उड़े रंगा वापस आएंगे चेहरों में आग, वापस आएंगी वंचित इप्साओं के फूल, वापस आएंगे आबदार स्वप्न, वापस आएंगे कत्थई गुलाब, वापस आएंगे तन के छंद। तो ये दो पंक्ति जो आखिरी में थी वो आप जानते हैं, वो शमशेर की पंक्ति है। एक और कविता है, अब के लौटा जो अपने शहर, जबकि सब कुछ तो वही है, वही गली, वही घर, वही मोहल्ला, वही दोस्त, वही रात, वही दिन, वही सनम की गली, फिर भी उदास है चित्त, अब के लौटा जो अपने शहर, अपने घर। दुआ सलाम भी फतवों सा ध्वनित होता है, नहीं है आत्मीय ताप नुक्करों पर, छवियां युद्ध सी हैं, बहसों को हिंसा कहा जा सकता है। बहसों की हिंसा। अब यहाँ टूटे हुए लोगों का नहीं है कोई साथी, अब यहाँ भटके लोग नहीं पहुंचते गंतव्य, अब यहाँ भुला दिए गए वो जो हार गए थे, अब यहाँ प्रेम सबसे खतरनाक भावना है, अब यहाँ विस्थापन स्वप्न है। वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अरे एक दो और पढ़े। एक छोटी कविता उदासी। ये सच है कि हर तरफ नहीं है शाह, फिर भी चांदनी तो वही है जहां है सूरज, हृदयहीन रोशनी में सब झूठ है, असुंदर है, जिन्हें लाना था वसंत, कागज के फूल ले आए।
अरे वाह। वो सदियों से उदास चेहरों के लिए तिरंगे का टैटू आया है। प्रतिमाओं को ऊंचा और ऊंचा किया जा रहा, महिमाओं को सुंदर और सुंदर किया जा रहा, भंगिमाओं को अद्भुत और अद्भुत किया जा रहा। फिर भी उदासी है कि जाती नहीं। क्या बात। अंगारों पे चलते रहे, कीचड़ में धंसते रहे, सड़कों पर भागते रहे। नहीं मिली कहीं कोई कली, नहीं मिला कहीं कोई हरा पत्ता, नहीं मिला किसी सोते में वो पानी जो मेरे चेहरे की उदासी को धो डाले। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी। राजेश जी। बहुत जल्दी उठ गए। आश्वासनों के कोरेपन को कभी किन किन कोणों से पकड़ रहा है, ये अंतिम कविता और कुछ दूसरी कविताएं इसकी गवाही देती हैं राजेश कमल जी की। जी बहुत खूब भैया। हमारे अभी ये राजेश भैया थे, ये मनुष्य के अंदर चल रहे जो संघर्ष है उसको ये बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। अब ये सौभाग्य मुझे मिला है कि ये जो मुख्य सूत्रधार हैं श्री अर्पण कुमार, उन्हें मैं ये इस सूत्र से जोड़ सकूं और वे अब हमें अपनी कविताएं अर्पित करेंगे। जी शुक्रिया। शुक्रिया साईं प्रतीक जी। और कोई आदमी इस जलसे में चुप ना बैठे, इसलिए भी यह हुआ। और आपके इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद। हम सभी कहीं न कहीं इसके सूत्रधार हैं और सभी लोग समय निकालकर अलग अलग जगहों से यहाँ आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और जी मुकेश जी, एक कविता, दो कविताएं सुनाऊंगा। एक कविता है टूटती बनती गृहस्थी। अच्छा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं खोज लूंगा, हिंदी समय पर वो है। टूटती बनती गृहस्थी, किरकिरी मगर किनारा कशी नहीं। तो गृहस्थी के तनाव और अंत में कुछ सुखद एहसास। टूटती बनती गृहस्थी, किरकिरी मगर किनारा कशी नहीं। एक इस श्रृंखला एक। मैंने उसे अपशब्द कहे उसने मुझे, मैंने उसे अपशब्द कहे उसने मुझे। प्रतीक्षा थी रविवार की और लालसा कि दोनों मिलकर मदनोत्सव मनाएंगे, खूब मजे करेंगे। नहीं हुआ कुछ भी वैसा उस दिन, मजेदार नहीं बदमजा रहा रविवार। मजेदार नहीं बदमजा रहा रविवार। हुए झगड़े हुई कहा सुनी, वाद विवाद में रौंदे गए कामना पुष्पों से सजे सुवासित पथ। वाद विवाद में रौंदे गए कामना पुष्पों से सजे सुवासित पथ। हम दोनों ने लताड़े एक दूसरे को, हम दोनों ने लताड़े एक दूसरे को। हम तर्कशील थे गए समस्या की जड़ में। हम बिगड़े अगुआ पर, हम बिगड़े अगुआ पर, एक दूसरे के परिजनों पर। हमने मिलकर वे सभी हथकंडे अपनाए जो युद्धरत दो देश अपनाते हैं। क्या बात। एक दूसरे को गरियाते हुए हम दरअसल अपशब्द कह रहे थे उस प्रतीक्षा को जो हमारे लिए अवकाश के दिन कुछ खुशियां प्लान कर रही थी, जो हमारे लिए अवकाश के दिन कुछ खुशियां प्लान कर रही थी। और इसी जी सुनते हुए भी एक कविता की एक गजल, एक शेर याद आ रहा था। मघी का वो था कि ओरहन कहते हैं जो शिकायत होती है कि तोर असरा में परोसल हल ओरहन, तू न अला तो सब्जियान। क्या क्या तो सब्जियां। मघी का शेर है जी असरा में परोसल हल ओरहन, तू ना बहुत बढ़िया शेर। इसी कविता का दूसरा हिस्सा। उनके बीच नहीं हुई थी गाली गलौज पहली बार, नहीं हुई थी हाथापाई। यह पहली बार नहीं हुआ था कि बिगड़ा हो उनके व्यवहारों का संतुलन और मोहल्ले के अंतिम छोर तक गई हो घर की काएं काएं। क्या बात।
नहीं पढ़ा गया था आख्यान पहली बार जो तुनक मिजाजी और उलाहनों के कई कई सर्गों में निबद्ध था। नहीं पढ़ा गया था आख्यान पहली बार जो तुनक मिजाजी और उलाहनों के कई कई सर्गों में निबद्ध था। पहली बार नहीं चटके थे उनके कानों के पर्दे। यह पहली बार, हाँ यह पहली बार नहीं हुआ था कि इन सब के बावजूद दोनों किसी तरह कायम रख सके संतुलन। बचा ली दोनों ने अपनी गृहस्थी, अपने बच्चों की खातिर वे कुछ भी सह सकते हैं, कहते पाए गए दोनों। अपने बच्चों की खातिर वे कुछ भी सह सकते हैं, कहते पाए गए दोनों। और इसी का अंतिम हिस्सा इसी कविता का 3। गाली का प्रत्युत्तर गाली से दे रहा था उसका क्रोध। गाली का प्रत्युत्तर गाली से दे रहा था उसका क्रोध। कल रात चूम रहा था जिन्हें, थूक से सने दिखते उसके वही होंठ आज सुबह आक्रामक थे। गाली का प्रत्युत्तर गाली से दे रहा था उसका क्रोध। कल रात चूम रहा था जिन्हें, थूक से सने दिखते उसके वही होंठ आज सुबह आक्रामक थे। अजनबी से दृश्यमान इस नए रूप में भ्रामक थे। बखेड़े के बटखड़े को उलट पुलट कर देखता रहा देर तक। झगड़े की जड़ सरल है या कि जटिल, वह सोद्देश्य है या कि है निरुद्देश्यता का कोई उल्का पात। उधेड़ बुन का कोई घटाटोप बना रहा देर तक। तीव्र तो मंथर गति से मंथन चलता रहा देर तक। तीव्र तो मंथर गति से मंथन चलता रहा देर तक। भीतर से ही आई कोई आवाज, भरी दोपहरी की धूप से अधिक तीक्ष्ण थी, जो मुझे आईना दिखला रही थी। जब तुम कम नहीं हो झगड़े में, तब वह भी कम क्यों कर हो किसी रगड़े में। जब तुम कम नहीं हो किसी झगड़े में, तो वह भी कम कर क्यों हो किसी रगड़े में। उलीझता रहा देर तक भीतर भरी पौरुष ग्रंथियों को। उलीझता रहा देर तक भीतर भरी पौरुष ग्रंथियों को। शाम होते होते हम फिर अंतरंग हुए। शाम होते होते हम फिर अंतरंग हुए। अजनबियत कपूर की तरह उड़ चुकी थी कब की। हमारे गिले शिकवे क्षण भंगुर हैं। हमारे गिले शिकवे क्षण भंगुर हैं। संभवतः हमारी गृहस्थी नहीं, संभवतः हमारी गृहस्थी नहीं। तो गृहस्थी को बचा लेने की एक जी 90% गृहस्थी ऐसे ही चलती है। जी जी। तो मुझे लगता है कि काफी समय हमने ले लिया है, तो कुआं वाली या कभी और रखी जाए, है ना, क्योंकि लंबी कविता थी। और अब मित्रों, हम लोग आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, कवि, कथाकार और विचारक शिवदयाल जी को सुनते हैं। उनकी कहानियां भी आपने कई बार सुनी है, जनसुलभ पुस्तकालय के मंच से कविताएं भी सुनी है। आज हम उनकी कुछ नई कविताएं भी सुनेंगे। और इस बीच ताक पर दुनिया नाम से उनका कविता संग्रह भी आया है। मैं चाहूंगा कि एक बार वे दिखला भी दें, चूंकि फ्रेम में वही है, कवि ही है, ताक पर दुनिया। तो इस संग्रह का एक बार स्वागत जोरदार तालियों से। और अंत अंत हे गर्दनी बाग और तमाम कई ऐसी कविताएं, अद्भुत कविताएं लिखने वाले शिवदयाल जी का संग्रह आया है, पहली बार आया है, ताक पर दुनिया। तो यह बेहद सुखद खबर है। जी जी, आप गर्दनी बाग भी सुना सकते हैं जी। गर्दनी बाग थोड़ी लंबी एक कविता सुनाते हैं, पगडंडियां। ये जनसत्ता में छपी थी कई साल पहले। पंक्ति में एक के पीछे एक चलते बनती है पगडंडी। पंक्ति में एक के पीछे एक चलते बनती है पगडंडी। साथ साथ
समांतर चलने के लिए बनानी पड़ती है सड़क। जहां होती है होड़ आगे निकलने की, पहले पहुंचने की, पगडंडी बनती है अनुगमन से। पगडंडी बनती है अनुगमन से, पीछे चलने वाला अकुंठ समर्पित भाव से पीछे पीछे चलता जाता है। आगे चलने वाला आगे चलने का श्रेय नहीं लेता। अरे वाह, बहुत सुंदर। आगे चलने वाला आगे आगे चलने का श्रेय नहीं लेता। निष्काम निरभिमान वह चलता चला जाता है, आश्वस्त कि यूं एक के पीछे एक चलकर भी पहुंचना तो साथ साथ ही है। सड़क पर चलते सब साथ साथ हैं, पहुंचते सभी अकेले अकेले। क्या बात, क्या बहुत सुंदर। बहुत पुरखों ने बनाई थी पगडंडियां, पुरखों ने बनाई थी पगडंडियां, हमने पगडंडियों को सड़कों में तब्दील किया। बढ़िया। साथ साथ चलते हम अकेले अकेले पहुंच रहे हैं, न जाने किन अनजान अनचिन्हे इलाकों में, और खोज रहे हैं पगडंडियां जिधर से होकर पुरखे गुजरे थे, जो वास्तव में कहीं से शुरू होकर कहीं तक पहुंच सकती। बहुत 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 अच्छी। और वाकई शहरों की स्थिति वही हो गई जिसमें चलते एक साथ हैं, लेकिन आपस में होड़ मची रहती है, कौन परेशान चल रहा है। ये रास्ता जो निकलने की कोशिश होती है। और एक कुछ और भाव की कविता, एक है कविता गिरूंगा तो गिरूंगा तो। जी सर। आजकल चीजें संभल नहीं रही, आजकल चीजें संभल नहीं रही, छोटी सी छोटी चीज भी अक्सर हाथ से छूट जाती, छोटी सी छोटी चीज भी अक्सर हाथ से छूट जाती है। पकड़ ढीली पड़ रही है, यह एहसास डिगा रहा अब तक बड़ी मुश्किलों और संघर्षों से अर्जित अपने पर बना भरोसा। कहीं खुद को संभाल न सका तो गिरूंगा न जाने किन खाई खंदकों में, फिर कौन उठाने वाला है मुझ गिरे को उसी तत्परता से, जैसे कि मैं झट उठा लेता हूँ हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी चीजें, वाह, और मेरे गिरने की आवाज भी कहाँ हो। सुंदर। बहुत मेरे गिरने की आवाज भी कम। बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता है, छोटी छोटी कविताएं देखते जी। ये देखिए, अन्यमनस्क। उसने फूल देखा और नहीं देखा। वाह, बहुत अच्छी कविता है। उसने फूल देखा और नहीं देखा। और नहीं देखा। उसने समंदर में नदी देखी, नदी में आसमान देखा, आसमान में चांद देखा और नहीं देखा। क्या बात। उसने सुबह में शाम देखी, और शाम में जब शाम देखी सुबह कब की जा चुकी थी। सब देखा अनदेखा करके उसने सब अनदेखा देखा। वाह, सब इसी संग्रह की कविताएं हैं। एक एक कविता है थोड़ी पुरानी, ये ग्लोबलाइजेशन के जमाने की कविता है, शुरुआत पढ़ना चाहिए इसको। जी। ये शायद दस्तावेज में छपी थी। पढ़िए। नाम पता, ये छोटी छोटी कविताएं। नाम पता। उड़ रही हैं हर तरफ सूचनाओं की चिंदियां, जिसने जितनी कतरने जमा कर ली हैं उतना ताकतवर बन बैठा। धरती के दुखों क्लेशों पर सूचना आच्छादित आकाश बरसा रहा है सूचनाएं। लोग मशगूल हैं दूसरी चीजों, दूसरे लोगों के बारे में जानकारियां जमा करने, अपने से बेखबर वे हो रहे हैं बाखबर। वाह, इस दौर में
जबकि दुनिया एक हो रही है, सब दिशाएं मिल रही हैं, सब भेद अभेद मिट रहे हैं। अच्छा रहेगा कि अपना नाम पता तकिए के नीचे रखकर सोया जाए। क्या पता किस क्षण खुद की याद हो आए और कोई दूसरा हमें हमारी राह दिखाए। बढ़िया। और क्या किया जाए, कविता तो जी जी चुनने में खासी दिक्कत होती है। एक कविता है मेरी, पटना को अंचित ने जिस तरह से याद किया, मेरी थोड़ी 1-2 साल पहले की कविता है, पाटलिपुत्र के घोड़े। हाँ, ये तो अद्भुत अद्भुत कर बहुत अच्छी कविता है। घोड़े जो सहते हैं, हम्म, पाटलिपुत्र के घोड़े। जिनकी टापें गूंजती थी कभी पटना की सड़कों पर, जिन्होंने कितनी कितनी बार सवारियों को उनके गंतव्य तक छोड़ा, वे आज यूं छोड़े गए। पाटलिपुत्र कॉलोनी के इस किंचित हरे भरे किंतु सिमटते इलाके में ये घोड़े वही घोड़े हैं जिनके पूर्वज निकले थे दिग्विजयी अभियानों पर, जिनकी रास पकड़ लेने मात्र से मच जाता था महासमर, जिनकी पीठ पर सवार हो चक्रवर्ती सम्राटों ने बनाए थे साम्राज्य। वे घोड़े इन्हीं लाचार घोड़ों के पुरखे थे, जिनका स्वेद रक्त न मिलता तो न मगध मगध होता, न पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, और न रोम होता, न बगदाद, न कंस्तंतुनिया। घोड़ों ने ही बनाए राजवंश, राज्य साम्राज्य। सवारों ने सपने देखे, घोड़ों ने साकार किए। इनकी ही पीठ पर बैठकर विजेताओं ने रौंदी थी फूलती फूलती सभ्यताएं, जो सपनों मिथकों किंवदंतियों का हिस्सा बने, जिनकी शक्ति को ही आदमी ने शक्ति का पैमाना बनाया, जिनके खुरों पर ठुकी नालें अभय के लिए लोगों ने अपने दरवाजों पर टांगी, उनकी पहनी अंगूठियां, जिन्होंने मनुष्य जाति को अपनी पीठ दी, स्वत्व दिया और दिया पवन वेग, जिन्होंने सभ्यता की गाड़ी को यहां तक खींचा जहां की रास्तों के किनारे हाथ भर हरी घास की पट्टी लगी आती है, जिनकी टापों ने राजमार्ग बनाए, वही घोड़े आज कोल तार की सड़कों पर टूटी टांगें फटे खुर लिए लंग भरते उदास ढूंढ रहे हैं। मगध के जनतंत्र में घोड़ों के लिए कोई जगह नहीं। मगध में घोड़ों के लिए घास नहीं बची, खुले मैदानों की हो चुकी घेरेबंदी, और पाटलिपुत्र के इन अभागे परित्यक्त घोड़ों ने अपने गौरव के अनुरूप कूड़े कचरे से दोस्ती नहीं सीखी। बस करते हैं जी। बहुत धन्यवाद शिवदयाल जी। जी। और मित्रों, इस तरह से यह कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर ही है। चूंकि यह संग्रह मेरे हाथ में है, ताक पर दुनिया शिवदयाल जी की, तो इसमें 2 कविताएं हैं। थोड़ा समय और लेते हैं, 5 मिनट। मीनू मैम की हंसी एक, और एक है मीनू मैम की बिंदी। दोनों बहुत ही प्यारी कविताएं, मुझे बहुत पसंद है। शिवदयाल जी की कहानी और कविताएं दोनों पढ़ता रहा हूँ और उन पर लिखना भी हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक कविता सुने इसी में से, मीनू मैम पर 2 कविताएं हैं, तो एक सुनते हैं मीनू मैम की बिंदी। कमलेश जी, मीनू मैम की बिंदी। कवि के सामने मैं उनकी कविता का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि एक लोभ है इस कविता को पढ़ने का, इसलिए भावों के संधि स्थल के ठीक ऊपर अब सिर्फ हल्का सा एक दाग है।
भावों के संधि स्थल के ठीक ऊपर अब सिर्फ हल्का सा एक दाग है। लंबे बर्तुल केशों के बीचों बीच काढ़ी गई मांग में खूब चौड़ा सिंदूर भरती थी कभी मीनू। अंजी हुई पनीली आंखों के ऊपर तनी हुई भावों के क्षितिज के मध्य उठता था जैसे सूरज का उठता था जैसे सुबह का सूरज तेज लाल। यह मीनू से मैम बनते बनते में माथे पर घुलते फैलते पसरते कुमकुम की जगह ले ली प्लास्टिक की चिपचिपी बिंदी ने। यहाँ भी सभ्यता विमर्श, यहाँ भी शिव दयाल जी का आ जाता है, कविताओं में भी कहानियों में भी। घोड़े वाली कविता भी उसी का द्योतक है। यह मीनू से मैम बनते बनते में माथे पर घुलते फैलते पसरते कुमकुम की जगह ले ली प्लास्टिक की चिपचिपी बिंदी ने, और इस बिंदी ने छोड़ा यह गोर कहीं गोरा धब्बा। अब भी कभी कभी जो दमक जाती है मीनू मैम के माथे पर मखमली बिंदी, वह फुर्सत का एक रोमानी चेंज है। वह फुर्सत का एक रोमानी चेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया और इस संग्रह का भी स्वागत। और हम सभी के बीच तीन इधर और तीन इधर 6 या 9 लोगों में जो सबसे कम बोले हैं प्रतीक जी, साईं प्रतीक जी, मैं उनसे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। और जो सबसे कम बोला है उसी के बोलने से आज का यह कार्यक्रम चुप भी होगा, संपन्न भी होगा। साईं प्रतीक जी, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। जी, मैं बहुत आभारी हूँ श्री अर्पण कुमार जी का, जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं सबको धन्यवाद दे सकूं। हालांकि मैं सबका नाम तो बहुत जानता नहीं हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा श्री कमलेश जी ने, जिन्होंने कहानी से शुरुआत की और एक सशक्त महिला के बारे में उन्होंने बताया, कैसे एक महिला मतलब वो समाज से लड़ सकती है और एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हो रहा है। अमूमन कुछ दुर्घटना में ही अंत हो जाता है ऐसे कहानियों का, पर एक हमारे समाज को एक अलग अंदाज में इन्होंने दिखाया अपनी कहानी के माध्यम से। फिर हमारे बीच में श्री कुंदन संजय कुमार कुंदन जी थे। इन्हें हम हमेशा सुनते आए हैं, ये बहुत ही अच्छा गजल और नज्म इन्हें आता है और फिर वो हम सबको वो काफी पसंद भी आता है। फिर उसके बाद हम जिनके घर पे हम हैं, जिनके स्थान पे ये सारा कुछ हो रहा है और इतना अच्छा नाश्ता है, अच्छा एक हाई टी है, बहुत ही बढ़िया हमें भोजन प्राप्त हुआ और सारा ये कविता का जो अमृत है वो भी हमें प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा। उनके तो फिर श्री मुकेश प्रत्यूष जी की उनकी खुद की किताब से ही हमें ये कविता सुनने का मौका मिला और प्रकृति के तरफ जो जागरूकता इन्होंने फैलाया है ये काफी काबिलिय तारीफ है। इवन हम अरावली के बारे में जानते हैं, कैसे काट के उसे खत्म कर दिया गया है और वहां से अब हमारी जो साउथ वेस्टर्न जो मॉनसून है काफी डिस्टर्ब होता है अब, और ये जो हमारे वातावरण में काफी बदलाव आ चुका है। अभी अक्टूबर के समय गर्मी है। ये सब चीज आज के जो भी लेखक हैं उन्हें जरूर इसे मेंशन करना चाहिए कहीं भी, तो ये अपने माध्यम से कर रहे हैं। फिर हम बढ़े कृष्ण संबित जी से, तो उनकी कविता भी हमने सुनी, बहुत ही अच्छा वो कवि, बहुत ही अच्छा कविता वो पाठ करते हैं हमारे। फिर वो अंचित श्री अंचित हैं, वो भैया हैं हमारे तो उन्होंने भी वो अक्सर हमें तो हमेशा सौभाग्य उनका प्राप्त होता है कि वो कविता हमेशा सुनाते ही रहते हैं। तो और हम जानते हैं कि वो कैसे अंतर्द्वंद को इंसान के जो भी अंतर मन में चल रहा है या अंतर्द्वंद को बहुत ही अच्छा वो बताते हैं। और उनकी कविता से हमें एक अलग एस्पेक्ट समझ आया। फिर हम श्री राजेश कमल जी के तरफ बढ़े। वहाँ पे उन्होंने फिर जैसा कि हमने पहले ही बोला कि वो मनुष्य के अंदर चल रहे मानसिक गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो एक अलग अलग तरह के अलग अलग फील्ड में वो जाते रहते हैं, अलग अलग लोग से मिलते हैं
और उनका आकलन काफी संवेदना रखता है एक सब चीज के। पर फिर लास्ट में आखिर में फिर हम मुख्य संचालक जो हमारे थे, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, श्री अर्पण कुमार जी, और फिर सबसे लास्ट में जिनकी किताब आई है शिव ताक पर दुनिया, शिव दयाल जी, तो फिर उन्होंने अपनी किताब से कुछ कविताएं सुनाई, वो भी काफी मतलब वो बहुत ही अच्छी थी और हम उसे सीख रहे हैं। ये इन सारे सबको धन्यवाद करने के बाद हम इस जो भी गोष्ठी का समापन हम अब करेंगे। जी, शुक्रिया शुक्रिया साईं प्रतीक जी। और निश्चय ही अभी उमस है, गर्मी है, नवंबर का यह दूसरी तारीख है, फिर भी हम सभी लोगों ने पंखे की स्पीड को कम करके कविता और कहानी की दुनिया में शिरकत की, एक दूसरे को सुना, बड़ा अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ आज मुकेश प्रत्युष जी के यहाँ सब जमा हुए, उनकी मेजबानी का भी आनंद लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी मित्रों का भी हार्दिक आभार। लगभग 2 घंटे तक यह कार्यक्रम चला और इतने अच्छे ढंग से सब लोग जुड़े रहे, और आप मित्रगण भी जी, और मुकेश जी के सभी परिजन लोग जो यहाँ जुड़े रहे, और कई तरह के व्यंजन हम लोगों के बीच आए, प्रस्तुत हुए, सभी का दिल से हार्दिक आभार। इस बीच गृहस्थी की गाड़ी भी चलती रही, कुछ दूसरी गतिविधियां भी होती रही, लोग भी आते रहे, सब चीजें अपनी जगह चलती रही, तो कोई शिकायत नहीं है और बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। 2 घंटे तक हमसे जो मित्रगण जुड़े रहे सामने स्क्रीन पर, उन सभी मित्रों का भी हार्दिक आभार। फिर मिलेंगे, नमस्कार।